हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें अभी तक मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करा दिए थे। सेक्शन ए में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हर एक टॉपिक से जुड़े हुए वहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस थे। और सेक्शन बी में मैंने आपको वहाँ पर PYQs के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सी है, जो कि लास्ट सेक्शन होगा हर एक चैप्टर का, और इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज के नाम से जानेंगे और इसके क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं, एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज वाले, ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 88 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे हुए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपको बताता है। और पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर इसका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो असर्शन में आपको क्या लाइन बोलता है, बोला गया कि इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का इन द रिएक्शंस, एक रिएक्शंस आपको दिया गया, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, इज 17/3 while that of the N2 is 28/6। तो असर्शन में ये बताया गया है कि ये जो रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताई गई है, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ पर अमोनिया के लिए ये इक्विवेलेंट वेट 17.3 लिखना सही है, नाइट्रोजन के लिए वही चीज़ यहाँ पर 28/6, क्या ये सही होगा? तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा। तो और आपको मैंने कैसे सिखाया था कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शंस में इस बात को देखा जाता है। तो आपको बताया कि N2 जा रहा है किसमें, NH3 में। तो हम सबसे मेन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक रिएक्शंस लेके आओ। रिएक्शंस में हम x की वैल्यूज हो जाता है, जिसको n फैक्टर इक्विवेलेंट फैक्टर की बात करते थे। उसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकाला जाता है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो याद रखना, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपको पता है, ये 0 हो जाता है। और अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -3 होगा, 3 हाइड्रोजन 3+, तो नाइट्रोजन के पास -3 आ जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, या फिर आपको मैं पहले आपको बता दूं, इक्विवेलेंट वेट जब भी निकाला जाएगा तो आप बताओगे मॉलिक्यूलर वेट अपान x हो जाता है। अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस में वहाँ पर हम क्या देखते थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिस कंपाउंड का आपको देखा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर अमोनिया का बताऊँ, ठीक है, देखना यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, अमोनिया। तो अमोनिया के लिए आपको बताइए, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 ना, 14, ये हो जाएगा 3, 17। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप देखेंगे तो आप खुद यहाँ पर आपको अब ऐसे देखना, इसका देखना है ना, अमोनिया के लिए नाइट्रोजन का, हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ से आया है। अब बताओगे यहाँ से आया, तो अगर हम इसका चेंज देखें तो -3 से इसको ऐसा 0 मान लेते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका आएगा वो तो -3 से अगर कोई 0 हो रहा है तो कितने का चेंज आ जाएगा, 3 का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1, तो बताओगे अब जाकर के यहाँ पर आपका 3 बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये लाइन तो सही आई कि इक्विवेलेंट वेट अगर हम भी यहाँ पर अमोनिया का निकालते हैं तो 17/3 ही बोलते हैं, जो कि सही है। लेकिन नेक्स्ट अगर नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का जब इक्विवेलेंट वेट देखेंगे भाई, तुम कैसे देखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है 28 हो जाता है। अब देखना, अब इसको नाइट्रोजन को हम ऐसे चेक करेंगे, कहेंगे कि ये 0 से जा रहे हैं -3 वाले किसी कंपाउंड में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा 0 से -3 मतलब 3 का। लेकिन ये अभी एक एटम का हिसाब है, और नाइट्रोजन में कितने एटम है, N2 में 2, तो आप बताओगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाकर के आपके x की वैल्यू इक्विवेलेंट फैक्टर बनेगा, और यहाँ पर इनके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताएंगे 6। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं अमोनिया के केस में तो 17/3 सही था, और नाइट्रोजन के बेस में 28/6 ये सही है। तो हमने यहाँ पर मुहर लगा दिया कि असर्शन तो भाई सही है। अब रीज़न पे चलते हैं कि क्या रीज़न है, आखिर यहाँ पर 6 कैसे आया, यहाँ पर 3 कैसे आया। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर यहाँ पर बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट अपान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ड और गेन पर मोल। ये बात सही कह रहा है, क्यों, आपको बताइए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन है तो रिलीज हुए या तो गेन किए गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया x की वैल्यू यहाँ पर, तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस में होगा तो वहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने और गेन करने से ही होता है। तो बताओगे असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, पहले वाले ऑप्शन को, जिसमें कहा गया बोथ असर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट, ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आया समझ में, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है
89 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपको यह बताया गया द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कौन होता है? O2 वाइल ऑक्यूपाइंग 5.6 लीटर एट STP वुड बी। कह रहे कि ऑक्सीजन गैस का जो मास आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा, और आपको यहाँ ऑप्शंस में जाता है। कह रहे कि अगर वो 5.6 लीटर STP पर रख रहा है, STP पर कितना रख रहा है? 5.6 लीटर। तो चलो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर इस दिए गए इंफॉर्मेशन से अगर हम आए 5.6 लीटर का मतलब कितना मोल हो जाएगा बताओ? 5.6 लीटर आपको होता है यहाँ पर 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये तो करेंगे। तो अब जब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 6 दूनी 12 से 6 24 आपको 1/4 मिलेगा। 1/4 का मतलब आपको पता है कितना? 0.25 ना, इतना मोल। और अगर पूछा जाए अगर इतना मोल है तो मास इसका कितना होना चाहिए था ऑक्सीजन का? तो आपको होता है मोल इनटू क्या? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल है अगर 0.25 और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है इसका? आपको पता है 32, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। मतलब जितना इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया इसके हिसाब से हमारा वेट कितना आ रहा है? 8 ग्राम आ रहा है, इतना आ रहा है। अब वही आपको देखना है कि ये जो मास है वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन भी अच्छे बनाए गए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया था, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विच ऑक्यूपाइड 5.6 लीटर ऑफ एट STP। अगर वो ऑक्सीजन गैस जो है 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है STP पर, तो उसका मास क्या होगा? और ऑप्शन में स्टेटमेंट दिया। ऐसे नहीं कि ऑप्शन में 8 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 32 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं दिया, स्टेटमेंट दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। कह रहे हैं कि मास जो भी होगा वो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास आपका ऑक्सीजन का मतलब पता है, ग्राम एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाता है? 16। ऑक्सीजन एटम बोल रहा है तो एटॉमिक वेट लिखेंगे, ऐसा नहीं 32 लिख दिया, 16। क्या आपका सच में 16 आ रहा है? बताओगे नहीं, हमारा तो कितना आ रहा है? वहां पर आंसर में 8 आना चाहिए। चलो अगला कह रहे 1/4 ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना? 16, उसका कितना? 1/4। अब बताओगे 4 चौक 16 मतलब कितना आ जाए? तब तो 4 ग्राम आ रहा है। ये भी नहीं, हम बताएंगे हमको 8 वाले को टिक करना है। फिर कह रहे हैं डबल द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक मास का डबल, अब बताओगे तो 16 होता है और इसका डबल कर देंगे कितना? ये तो 32 आ जाएगा। क्या 32 लगाना था? नहीं, ये भी ऑप्शन गया। फिर अगला कह रहे हैं हाफ ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना? 16 और उसका कितना? हाफ का मतलब 1/2। और जब आप देखेंगे ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर वो आपको ऐसा देता और कहता है कि अगर एक ऑक्सीजन गैस है 5.6 लीटर STP पर रखता है, बताओ उसका मास क्या होगा, और ऑप्शन में ऐसे आपको यहाँ पर 16, 4 ग्राम, 32 ग्राम, 8 ग्राम देता तो हम उसको बड़ी जल्दी कर ले जाते हैं। लेकिन उसी बात को स्टेटमेंट में दिए तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और देखना है कि एग्जैक्ट उनकी वैल्यू क्या बन रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर जो आपको बताया गया है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड कितना है? 77। इफ इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3, इट्स एटॉमिक वेट विल बी। देखो अब मैं आपको बताऊँ हमें दिया क्या गया। कह रहे हैं वेपर डेंसिटी किसी मेटल क्लोराइड की, वो मेटल क्लोराइड कैसा है पता नहीं है, MX ऐसे लिख देता हूँ, MClX, और बताया क्या 77 है। कह रहे हैं कि अगर उसका इक्विवेलेंट वेट जो मेटल है उसका आपको 3 बताया गया, तो पूछना क्या चाहता है? एटॉमिक वेट। तो मेटल का आपको एटॉमिक वेट पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर। तो अब इसको कैसे करते हैं यहाँ पर समझते हैं। देखो आपको बताया है कि पढ़ाते समय ये सारी चीज़ों पे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताया यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मेटल का, भाई मेटल क्लोराइड किससे? मेटल और क्लोराइड आपस में रिएक्शंस किए होंगे, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट क्लोराइड आयन का कर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे और यहीं पर लेकिन एक लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी। मेटल की वैल्यू हमें दिया है, क्लोराइड आयन हम बता सकते हैं। अब बचेगा यहाँ पर, अब बताओगे इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो बताती है यहाँ पर शायद, अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? तो अब आपको यहाँ पर हिंट पे चलना है। वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड का दिया गया है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154। और याद रखना
इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालेंगे तो कहेंगे मॉलिकुलर वेट अपान एक्स। मॉलिकुलर वेट कितना भाई इसका 154 अपान एक्स बराबर इक्विवेलेंट वेट मेटल का 3 बताया गया, प्लस इसका आपको पता होना चाहिए एक आयन है तो इसका क्या होगा आयनिक वेट अपान चार्ज। चार्ज कितना है 1 और इसका वेट आपको पता है 35.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 35.5 और 3 38.5 हो जाएगा। अब बताएंगे यहाँ पर 154 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर ये 38.5 और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे ना तो बताएंगे क्या, ये इसको इधर भेजते इसको इधर 154 डिवाइडेड बाई 38.5, तो आप इसको निकालेंगे तो आपकी वैल्यू ये 4 आ जाती है। कितने आ जाती है 4। अब क्या हो जाएगा जब 4 आ गया यहाँ पर तो अब हमें करना क्या है एटॉमिक वेट निकालना था। देखो अब हमें एक कॉन्सेप्ट के साथ किसका एटॉमिक वेट मेटल का, तो एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर मैंने आपको पढ़ाया है एटॉमिक वेट अपान क्या हो जाता था x, और जो x यहाँ पर मेटल क्लोराइड का आया है आपको पता है मेटल की जितनी वैलेंसी होगी उतनी x की वैल्यू आएगी उतने ही क्लोरीन उससे जुड़े होंगे। इसका मतलब यही x जो मेटल क्लोराइड का तो वो मेटल के लिए भी होगा। तो अब बताओगे एटॉमिक वेट अगर आपको निकालना है तो बताओगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इंटू एक्स। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन ने पहले से बताया वो 3 है, x की वैल्यू भी निकाल के आ रहे हो 4 था, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। मैंने कहा इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन यही रहता है कि अगर हम अच्छे क्वेश्चन की लिस्ट हमारे पास होती है ठीक है तो आप देखेंगे तो वहाँ पर आप जब उसको करते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाते समय बताया था कि अगर मेटल क्लोराइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल नाइट्रेट है, मेटल ऑक्साइड्स है, तो मेटल तो हम जानते नहीं कौन सा है, इसके अलावा जो एनायन उसके हिस्से का वो हमें हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, मेटल का प्लस एनायन का। तब उसके बाद आपको जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ पर इसकी मदद से हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमसे वो क्या पूछा जा रहा था मेटल का एटॉमिक वेट। हमने कहा ठीक है हमें कॉन्सेप्ट पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स बराबर उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होती थी, और यहाँ पर वैलेंसी जितनी होगी उतने ही क्लोरीन उसके बाद जुड़े होंगे, वही उसके मेटल क्लोराइड के भी एक्स की वैल्यू होगी। तो हम पहले से निकाल चुके हैं वो 4 है, तो 4 इंटू 3 कर देते थे तो 12 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये कौन सा है, चलो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट दिख रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट को करने से पहले मैं आपको बता दूं ये K104 का क्वेश्चन है, और पढ़ाते समय मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया था K104 के केस में कोड बताया था बैन 153। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा था अगर K104 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात करता है तो वहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का आता था, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3 आता था। पढ़ाते समय इनका पूरा केस बताया था, क्यों एसिडिक मीडियम में ये 5 देता था, बेसिक में क्यों ये 1 देता था, न्यूट्रल में 3 देता था, तो वो किस में कन्वर्ट होता था, MnSO4 में होगा, Mn2+ में, ठीक है, यहाँ पर या फिर K2MnO4 में कन्वर्ट होगा या फिर MnO2 में जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको केस वहाँ पर पढ़ाते समय बताया गया। आते हैं यहाँ पर, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम इज मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। कह रहे अल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट वेट इनका m/5 होगा। गलत, m/5 आपको पता कब होगा, जब वो कौन सा मीडियम होगा भाई, एसिडिक। A फॉर एसिडिक, B फॉर बेसिक और N फॉर न्यूट्रल था। वो भी बेसिक का मतलब स्ट्रॉन्ग, बेसिक। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिक की बात कर रहा है, मीडियम इज अ मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। कह रहे क्या ये आपसे कहा जा रहा है m/3। देखो अगर नॉर्मल बेसिक की बात करता है, फेयरली एल्कलाइन की बात करता है, ठीक है, वहाँ पर तो उस कंडीशंस में तो आपको 3 हो जाता है, लेकिन नॉर्मली मतलब थोड़ा बहुत एल्कलाइन होता है, ठीक है, एकदम माइन्यूट सब एल्कलाइन होता है तो उसमें 3 मान लिया जाता है। आपके जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में KMnO4 हमारे सिलेबस में है, तो वहाँ पर ये लाइन लिखा गया है। तो वहाँ पर बताया गया कि अगर न्यूट्रल और वहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रांगली एल्कलाइन की बात करें वहाँ पर केवल 1 आएगा। तो ये पहला ऑप्शन गया काम से, दूसरा भी गया काम से। फिर अगला आपको क्या बताता है यहाँ पर, कहता है कि द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम इज मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। बताओ क्या ये बात सही कह रहा है वो। न्यूट्रल में आपको ये 3 मिल जाएगा, न्यूट्रल में आपको ये 3 मिल जाएगा, और आपको बताया न्यूट्रल में क्या हो जाता है। अब बताओ कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ द KMnO4 इन वीकली एसिडिक मीडियम इज द मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। अब बताओ ये भी गलत है, तो यहाँ पर केवल और केवल सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5104 का क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब से आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ऐड हुआ है, वहाँ पर 5104 के बारे में हमें वहाँ पर उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपको ऐसे क्वेश्चंस और अच्छे से भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92। अब बाईवैलेंट मेटल है। बाईवैलेंट मेटल मतलब कि उसकी वैलेंसी 2 है। हैज़ एन इक्विवेलेंट मास 32। मेटल का इक्विवेलेंट मास आपको दे दिया है, इक्विवेलेंट मास मेटल का 32। ठीक। द मोलिकुलर मास किसका? द मेटल नाइट्रेट। आपसे यहाँ पर मोलिकुलर वेट MnO3 का पूछा जा रहा है। आया समझ में क्वेश्चन क्या है? ये इक्विवेलेंट मास दिया गया। अब देखो, आपको मैंने पढ़ाते समय बताया कि भाई अगर ऐसे मेटल का नाइट्रेट हो, इसका इक्विवेलेंट वेट हो, तो इसको हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट आयन। आया समझ में? इनको अगर हम ओपन करेंगे तो आपको पता किसी का इक्विवेलेंट वेट देखा जाए तो उसका मॉलिकुलर वेट अपॉन x, और इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्वेश्चन में बताया गया 32, और इनका बता सकते हैं 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 नेगेटिव चार्ज, तो इनका एटॉमिक वेट आप निकालेंगे तो 62 आ जाता है, और x की वैल्यू मैंने कहा आयन है तो चार्ज देखना है 1। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आपको एक बात ये भी ध्यान देना है, मेटल हमारा कैसा है बताओ भाई एक बार फिर से। बाईवैलेंट मतलब x की वैल्यू कितनी आती होगी? 2, 32 प्लस 62। आपको बताइए दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 4 6 3 94 हो जाएगा ना। तो मॉलिकुलर वेट बराबर आपका आ जाएगा 2 × 94। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ठीक है, 19, सॉरी 18, ठीक है, 88, 188 आ जाता है। क्या समझ में? तो ये सब प्रैक्टिस मैंने आपको पढ़ाते समय कराया, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पूछेगा अच्छे क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फिर से आपके सामने असर्शन रीजन्स आ गया। मैंने कहा कि इस सेक्शंस में आपको सी सेक्शंस में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और अगर आपके पास क्वेश्चन की शीट है, वहाँ पर आपको थिंक टैंक की जो अपनी बुक है आपके पास है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, तो आप उसको बार बार ट्राई करते रहो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये करके एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस वहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद एक एक क्वेश्चन वहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं, जिससे कि आपका ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप थियोरेटिकली भी जो मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्री का चैप्टर्स है, अगर उस पर थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें एक अच्छी पकड़ हो, ठीक। तो चलिए आते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको बताया कि असर्शन में 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 6.023 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल में आपको बताया है कि दुनिया की कोई चीज़ इतने ही नंबर में होगी। ये बात तो सही कह रहा है, बताओ ये तो पढ़ के आवागेड्रो नंबर के बराबर इतने नंबर ऑफ NaCl वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है, 1 मोल में। रीज़न में क्या बताना चाहता है? कह रहा है कि 58.5 ग्राम मतलब जितना मॉलिकुलर वेट होता है NaCl का ऑफ NaCl आल्सो कंटेन 6.023 फॉर्मूला यूनिट NaCl। तो 58.5 ग्राम में NaCl के भी पार्टिकल इतने ही होंगे। बात तो सही है। 58.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 ही मोल तो हुआ। मॉलिकुलर वेट अगर मास दिया है तो मॉलिकुलर वेट NaCl का 58.5 हो जाता है, तो ये 1 ही आ जाएगा। बात तो दोनों सही कह रहा है, लेकिन अगर देखा जाए दोनों एक ही बात कह रहा है। बात तो दोनों सही कह रहा है, लेकिन दोनों तो वही कह रहे हैं 1 मोल में इतना होता है 58.5 ग्राम में। 58.5 ग्राम का मतलब 1 मोल में, दोनों बातें सेम ही बोल रहा है। तो सवाल आता है हम सेक्शन ट्रू में जाएं कि एक्सप्लेनेशन में जाएं कि ना जाएं। देखो आपको बताया कि 1 मोल NaCl लेके गए तो इतना ही मिला। क्यों? अगर आपसे ये पूछा जाए असर्शन आपको सही लग रहा है तो आपको तुरंत पूछा जाए क्यों। तब ये नहीं कि क्योंकि 58.5 ग्राम, इसका क्या मतलब है? 1 मोल में इतना होने का मतलब आप यहाँ पर क्यों का जो जवाब दोगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में या फिर 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है वो 1 ही मोल को बताता है, ठीक है। अगर ऐसा कहता, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में दुनिया की कोई भी चीज़ 6.023 ही है, इसलिए ये भी उतना ही है, तब ऐसा बोलता, तब कहते हैं कि हाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन में ये लाइन फिट बैठती। नहीं तो वही कह रहा है कि 58.5 ग्राम में इतना पार्टिकल, 1 मोल में इतना पार्टिकल, दोनों तो बात सही है, लेकिन अगर उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते तो ऐसा कि हम किसी जहाँ पर भी वो रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं क्यों 1 मोल में इतना, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पता है 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल ही मिल करके 1 मोल का कलेक्शंस बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सही से देखा जाए, बहुत जगह ए भी लगा देता है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो इसको हम बी लगाएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर रीज़न
ट्रू तो है, असर्शन ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि दोनों सेम बात को ही बता रहे हैं। तो इसमें बी में लगाना ज़्यादा सही रहेगा। चलो अब अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग, 1 से लेकर के 4 तक, 1 to 4 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। 4 आपको कंपाउंड्स यहाँ पर जैसे भी करके थ्योरी में लिखा गया, आपसे बोला गया इनका क्या करना है, इनके मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये मान के चलो आपको एकदम बना बनाया हलवा टाइप का तो नहीं मिलेगा। वहाँ पर ऐसे ही जैसे मैं आपको सी सेक्शन का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो बात आपको बताना भी चाहते हैं वो आपको थ्योरी में बताएंगे, फिर आपको सिखाएगा अब इसका ऑर्डर अरेंज करो, जिसमें कि आपके लिए भले तो एक क्वेश्चन से भी कम टाइम मिलता है 1 मिनट से भी कम टाइम एक क्वेश्चन के पीछे लगता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा क्वेश्चंस बनाते हैं जहाँ पर आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप 1 मिनट में क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम ही लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सबके मासेस का आपको वहाँ पर बताना है, ऑर्डर अरेंज करना है। चलो पहले वाला ऑप्शन करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और तो अगर दुनिया का कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे मैंने कहा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी है, अगर एक का पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया है कि हम जब एक सिंगल पार्टिकल का मास पूछते हैं, 1 लिखा है ना, तो उसका जो मास मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर क्या बताया था, उसका मोलर मास अपॉन n है। और ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल है मतलब O2, उसका मोलर मास कितना है 32 अपॉन Na का मतलब 6 × 10⁻23। और जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर 32/6 × 10 ऊपर चला जाएगा -23। ये पहले वाले का हिसाब। चलिए दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ पर सेकंड में क्या बोलता है, 1 एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास, जब इसका जब मास निकालेंगे भाई तो हम क्या करेंगे, एक एटम की जब बात आ रही है तो एक एटम का मास हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर सिंगल की बात आती है, मतलब यहाँ पर मैंने कहा था मोलर मास अपॉन Na, तो एटम है तो एटम की यहाँ पर कितना, उसका एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14/6 × 10⁻23, ऊपर चला जाएगा 23 तो -23 आ जाएगा ये इनका। अब थर्ड वाले में आते हैं, कहा गया है कि 10⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ द ऑक्सीजन। और याद रखना ये 10⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब पता है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन का मतलब मोल की बात कर रहा है। ये लाइन याद रखना, पढ़ाते समय कई बार मैंने आपको फोर्स करके बताया था, ये नहीं कि बाद में अभी समझ में आया, बाद में क्वेश्चन आया तो आपको लगता है मास दे रहा है, मास उसने नहीं दे रहा है, ये ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी लिखा, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर मोल्स के नंबर आपको दिया 10⁻10। ठीक है, इतना आपको दिया गया वहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा है। और अब अगर आपको मोल दे दिया है तो बताओ, अगर मोल दिया है तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि मोल बराबर मैंने बताया था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जब करेंगे तो आपको जब वेट पूछेगा तो आप बताओगे वेट बराबर मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इतना ग्राम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो अब आप इसका जब वेट निकालेंगे, ठीक है, वेट मतलब मास बोले चाहे वेट बोले, तो मोल कितना 10⁻−10 है इंटू मॉलिकुलर वेट, आप बताएंगे ये 32, तो 32 इंटू 10⁻−10। और इनके पास आते ये भी आप देख रहे ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटम आ गया आपका, ठीक है, कॉपर का। तो अब यहाँ पर जब इसका मास निकालेंगे तो याद रखना ये मोल ही आपको दिया, क्या दिया है मोल, तो आप बताओगे 10⁻−10 इंटू एटम, कॉपर का पूछा गया, कॉपर का 63.5 है, हम केवल 63 लिख देते हैं। ये हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर किसका मास ज़्यादा होगा, आप खुद सोच के बताओ किसका मास ज़्यादा होगा, बता सकते हैं। चलो समझो ऐसे जल्दी ये 10⁻−23 है, और माइनस के साथ जितना ज़्यादा पावर उतनी छोटी वैल्यू 23 है, ये केवल 10⁻−10 10⁻−, इतना तो समझ में आया कि थर्ड और फोर्थ ही बड़े होंगे क्योंकि इनकी पावर केवल -10 तक, ये तो -23 तक पहुँच गए। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा, -10। आप बताएंगे यहाँ पर ये 63 लिखा जबकि ये 32 है, तो 63 बड़ा ही होता है ना, 63 इंटू इतना, तो आप बताओगे फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा होगा, और फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा 2 ऑप्शन में। फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, आप बताएंगे थर्ड वाले का, क्योंकि 32 इंटू 10 की पावर है, ये वाला नंबर इनसे छोटा है, तो बताओगे यहाँ पर ये थर्ड। फिर आते हैं फर्स्ट और सेकंड में, देखो ये 32/6 है और ये 14/6 है, क्योंकि यहाँ पर -32 23 दोनों में। तो अब सवाल आता है, अब यहाँ पर आगे का नंबर देखेंगे 32/6 14, आपको बताइए ये नंबर बड़ा है, तो आप बताओगे फर्स्ट वाले का नंबर, फिर सेकंड वाले। देखो ये तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जब कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी तो फटाफट ऐसा लिखेंगे, तुरंत फटाक से वहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर देखना रहता है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इतना टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन के पीछे नहीं रहेगा, लेकिन स्पीड आपकी अच्छी होगी और स्पीड आपकी
कब होगी? जब आपके कैलकुलेशन अच्छे होंगे। और कैलकुलेशन अगर वीक है तो उसका एक ही रास्ता है, वो क्या है? प्रैक्टिस। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप ऐसे किसी दिन सो के उठेंगे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अगले दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम और कम होगा, फिर ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें फिर एक समय इतना आ जाएगा, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देखते आपको लग जाएगा ये इतना रेंज में होना चाहिए, ऐसा होगा ऐसा होगा। हो सकता है आपको पेन भी ना उठाना पड़े, आप वहाँ पर टिक कर दो, लेकिन वो एक दिन में नहीं आने वाला। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो गई है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जिसकी नहीं है तो वो इस उम्मीद में ना रहे कि चलो पढ़ते रहेंगे एक दिन हो जाएगा। नहीं, आपका जो वीक जोन है आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला उसमें सही था ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि 0.30 ग्राम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो कार्बन भी रख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी रख रहा है। ऑन कंबर्शन यील्ड इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और इतना ग्राम वाटर दे रहा है। इफ 1 मोल, कितना? 1 मोल, 1 मोल का मास, आप कंपाउंड वेट 60, मतलब आपको बताया अगर 1 मोल का मास, इसका मतलब आपको क्या दे दिया? जल्दी सोचो, अब बताओ, आपको दे दिया वो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो हम क्या करेंगे? 60 ग्राम का हिसाब वहाँ पर देखेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा और साथ ही साथ वाटर बनाएगा। इनका जब कितना ग्राम लेके बोल रहे हैं बताओ? 0.30 ग्राम। तब कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं वो तो 0.44 ग्राम आ रहा है, ठीक है, और ये आपका 0.18 ग्राम आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ। चलिए अब अगर बात करते हैं कि आपको बताइए पॉइंट सब जगह है, इसका 100 गुना लेते हैं तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये अगर 30 ग्राम का लेंगे, मतलब 0.3 था तो 0.4 पर 0.18 था। अगर 30 ग्राम लेते तब बताते इसका 44 ग्राम और ये 18 ग्राम। लेकिन आपको पता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। जब इसका 1 मोल लेंगे तो मास कितना आएगा? 60 ग्राम। तो फॉर 60 ग्राम, 30 ग्राम का इतना है, आपको पता है अब इसका डबल लेंगे तभी 60 ग्राम होगा। तो 60 ग्राम लेंगे मतलब डबल लिया तब 60 ग्राम हुआ। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये भी डबल हो जाएगा तो ये 88 ग्राम आ जाएगा, और ये भी डबल हो जाएगा तो 36 ग्राम। तो क्या समझ में है? 60 ग्राम से अगर 88 ग्राम आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो 44, तो यहाँ पर 60 ग्राम की वजह से यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा तभी तो 88 आया। और आपको बताया 36 का मतलब यहाँ पर वाटर कितना? 2 मोल बना होगा तभी तो आया होगा। और आपको बताया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन होगा उतने का ही क्या बनेगा वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब 2 कार्बन रहेंगे तभी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, आधा वाटर मतलब 2 वाटर बनने का मतलब टोटल हाइड्रोजन कितना? 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी तो है। अब सवाल आता है ऑक्सीजन कितना? कार्बन और हाइड्रोजन का हिसाब तो हम लगा चुके, ऑक्सीजन कितना होगा। तो आप बताओ इन दोनों का मास कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 4 क्या हो जाएगा? 28। लेकिन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? आपको पता है 60 ग्राम है। तो अब आपको पता है कितना इसमें और जोड़ दिया जाएगा 60 हो जाए, तब बताओगे अगर 32 जोड़ देंगे तो, और 32 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 ऑक्सीजन, तभी यहाँ पर आ जाएगा 60। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C2H4 बन जाएगा और ये वाला ऑप्शन से। देखो इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे पता है? अब दोनों कंपाउंड्स यहाँ पर देखो 60 मॉलिक्यूलर वेट एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आएगा उसी को टिक कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका भी मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे 60, इसका भी 60 आ जाएगा, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे अब किसको टिक करें। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि याद रखना यहाँ पर 60 ग्राम उन्होंने जो मॉलिक्यूलर वेट का हिंट दे दिया, हमें पता चल गया ये 1 मोल अगर लिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड तब कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना वाटर बनेगा। हमने कहा 0.3 का दिया था, 0.4 पर 0.18, हमने कहा ठीक है 0.3 हटाओ, पॉइंट वाला काम, डायरेक्ट यहाँ पर 30 करो, ये 44 करो, 18 करो। फिर ये 60 ग्राम का निकालेंगे तो मतलब 1 मोल का हिसाब आ जाएगा, और 1 मोल का हिसाब ही हमको लगाना है तभी मॉलिक्यूलर वेट बनेगा उसका। 1 मोल का 60 था तो हमने कहा एक काम करो 30 तो आधा मोल तब बनेगा, एक काम करो डबल करके यहाँ पर अगर 60 होगा तो 30 अगर 44 है तो 60 से कितना 88 और 18 से 36 हो जाएगा। हमने कहा 88 ग्राम का मतलब आपको पता है 2 मोल, 36 ग्राम का मतलब वाटर के 2 मोल। तो 2 मोल से हमने देखा इसमें कार्बन कितना होगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 2 4, बचा ऑक्सीजन का हिसाब 2 होगा 3 होगा 4। वैसे तो हम तुरंत ऑप्शन को टिक करते थे, C2H4 करके एक ऑप्शन था, लेकिन तब भी मान लेते C2H4O लिख देता किसी एक ऑप्शन में, तब क्या करते हम कहते चलो ठीक है हमें 60 ही तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो बताओगे 28 ये इकट्ठा कर रहे तो बचा हुआ 32 का मतलब कितना? 1 O2 होगा वहां पर, तब बताओगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जल्दी से।
चलिए ये वाला क्वेश्चन तो सेक्शन ए में भी था, सॉरी सेक्शन बी में था, जो कि PYQs का क्वेश्चन था नीट का, इसमें भी रख दिया गया है। तो चलो इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको बताया 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न विथ इतना ग्राम ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, कितना बचा रह जाएगा और कितना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कौन बचेगा और कितना बचेगा। हाफ O2 से रिएक्शन करेगा तब यहाँ पर MgO बनाएगा। अब देखो यहाँ पर इनके मास की बात करते हैं, ये 1 ग्राम दिया गया है, इनका मास है 0.56 ग्राम। तो अब मास से हम मोल निकालेंगे तो आपको बताया इनका 24 से डिवाइड करते हैं 0.0146 ये आ जाता है। और इनके पास अगर हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 416 आ जाएगा। और यहाँ पर आते हैं तो आप बताएंगे इनका मोल 0.56 से जब इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 0.0175 आ जाता है। ये मोल आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मोल्स को अब LR से पास लेके जाते हैं। LR कैसे निकालेंगे आपको बताया, मैंने कहा दिए गए मोल को जो भी है उसको कोफिशिएंट से, यहाँ पर मैग्नीशियम कोफिशिएंट 1 है 0.0416, और यहाँ पर इसका अगर हम लोग LR निकालेंगे, LR का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसके ऊपर, कहेंगे 0.0175 और डिवाइडेड बाय कितना 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा ना। तो अब बताओगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 17 34 35, ठीक है, ये आ जाता है। लेकिन अगर हम देखें लिमिटिंग रीजन कौन 0.03, जहाँ पर 0.04 कम तो यही हुआ ना, ये LR, ये नहीं बचेगा, ऑप्शन तो कैंसिल, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बचेगा। अब बचेगा कौन सा, मैग्नीशियम। लेकिन मैंने कहा था आपको पढ़ाते समय एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो पढ़े होंगे वहाँ पर, मैंने कहा था इसको हम एक नाम दे देते हैं वैल्यू ऑफ LR। अब मैग्नीशियम बचेगा तो हमसे लेफ्ट मैग्नीशियम की बात आई, तो मैग्नीशियम कितना बचेगा, हम कहेंगे इनिशियल में कितना मोल था, अब बताओ कि 0.0416। अच्छा, वैल्यू ऑफ LR, फिर मैंने कहा स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, जिसका आप हिसाब बता रहे हैं उसी का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज़ करना था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इनिशियल में कितना है माइनस, फिर क्या बताया था स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके गुणांक इनटू वैल्यू ऑफ LR 0.35। जब इसको हम सॉल्व करते थे 0.0066 के आसपास आता, लेकिन याद रहे इतना मोल आया, और मोल आपसे नहीं पूछा जा रहा, मास बताना है। तो आपको बताया वेट बराबर आपका मोल इनटू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। मोल है 0.0066 और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 24। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.156 के आसपास ऐसा आएगा, तो इसको राउंड फिगर करके हम पहले वाले को टिक कर देते हैं। बहुत लोग यहाँ पर क्या कर जाते हैं, वो इसी पर रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं मैच कर रहे, क्या करें भाई। ये तो आप अभी मोल पे रुके हो ना, आपको ऑप्शन तो देखना है, मास पूछा जा रहा है, मास के साथ है तो आपको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितना मोल है एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके आपका हिसाब आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी था, मैंने आपको करवाया था। चलो यहाँ पर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बताया गया एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर solution of dichloro tetra aqua chromium third chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। सबसे मेन अभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े होंगे उनको एक आइडिया होगा ये कंपाउंड्स की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर क्रोमियम है, उसके बाद इसको डाइक्लोरो मतलब इसके 2 क्लोरीन लगे हैं इसके साथ। टेट्रा एक्वा का मतलब यहाँ पर अब बताओगे H2O4 है, ठीक है जी। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके क्लोराइड लिखा, मतलब बाहर क्लोरीन होता है। और यहाँ पर सवाल आता है क्या ये कंपाउंड ये फॉर्मूला सही बना है, तो अब बताओगे यहाँ पर सबसे मेन होता है लास्ट में सब कुछ जो बताया उसको रख देते हैं। हम देखते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, बन रहा है कि नहीं। आपको बताइए 2 माइनस देगा, 1 माइनस है, टोटल एनायन 3 है, तो 3 एनायन, तो यहाँ पर 3 प्लस बन जाएगा, हिसाब सही है क्योंकि ये न्यूट्रल वाला है। और आपको बताया इसकी रिएक्शन करा रहे किससे, AgNO3 से। किससे करा रहे भाई, AgNO3 से। और AgNO3 कह रहे कोई कमी नहीं, एक्सेस में है, जितना जरूरत पड़े ले लो। और मैं आपको बता दूं AgNO3 करता क्या, करता यह है कि यहाँ पर इसके बाहर जितने भी एनायंस होंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे हेलोजन है, AgNO3 बाहर अंदर वाले को नहीं टच कर पाता है, बाहर वाले को उसको पकड़ करके अपनी Ag के साथ उसको बना देता है AgCl नाम का प्रेसिपिटेट, ऐसा कुछ होता है। और जितने Cl होंगे उतने मोल AgCl बनेगा, ठीक। कितने Cl थे इस कंपाउंड में, 1 था, तो कितना मोल बना ये, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि दिए गए कंपाउंड से एक हिसाब लगता है कि 1 मोल इस हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 1 मोल ही AgCl नाम का प्रेसिपिटेट बना। उन्होंने कहा कि कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट होगा। हमने कहा कि अभी क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसको साइड में रखते हैं, पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपाउंड का अगर AgNO3 सिलेक्शन करेंगे इसके इतने मोल से
कितना मोल यहाँ पर ये AgCl बना। हमने कहा इसके एक मोल से एक ही मोल बना, क्यों? क्योंकि एक मोल के पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना, केवल एक Cl बाहर है, तो एक AgCl बन जाएगा। एक मोल से इतना, फिर अगर 10 मोल होगा तो 10 मोल, 5 मोल होगा तो 5 मोल AgCl बनेगा। मतलब जितना मोल इस कंपाउंड्स का होगा उतना ही सेम मोल आपको AgCl का बनेगा। तो इसका कितना मोल है, तो अब आपको जानकारी पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दिया है। तो मैंने कहा है आपको मोलरिटी का फॉर्मूला N/V हो जाता है। तो अब अगर आप N निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोल M × V। अच्छा, V अगर ml में है, भाई ml का काम नहीं चलेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलरिटी जो आपको दिया गया, कह रहे कि ये रहा 0.01, और वॉल्यूम जो आपको दिया गया वो 100 ना, अपन क्या कर देते हैं भाई 1000, ये रहा 2 0 2 0 कैंसिल, 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, 2 यहाँ पर पहले से है 10 की पावर -2, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर -3। इसको लिखना हो तो 0.001 लिख सकते हैं। समझे, 0.001। तो आपको बताया है ये किसका मोल निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे इस डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड का। अगर इसके इतने मोल हैं, जब एक मोल से एक मोल, तो बताओ कि 0.001 मोल से ये 0.001 मोल ही बनेगा। तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, देखिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से आपको यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram water and 3.08 gram of CO2. The empirical formula of the hydrocarbon. चलो समझते हैं इसको। जो भी हमारा हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके सबको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। इनका कुछ अमाउंट नहीं दिया, बस इतनी जानकारी दे रहे हैं कि वाटर जो हमारा है वो 0.72 ग्राम है, ठीक है, और जो हमारा कार्बन है वो 3.08 ग्राम है। ठीक है, ये हिसाब है वहाँ पर। ये कितना मोल था ये पता नहीं, लेकिन ये बताया गया। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं यहाँ पर मान लेते जो भी रहा होगा, इसका अगर 100 गुना लेते हैं, तो इसको अगर हम चाहें कि 0.22 अंक के बाद इसको हटा देते हैं, तो आप कह सके ये 308 ग्राम, इसको अगर लिखना चाहें तो 72 ग्राम ऐसे बोल सकते हैं। अब बस दिया गया अमाउंट से हमें देखना है कि अगर 308 ग्राम होता, ये 72 ग्राम होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा देखना है। तो आप कहेंगे इसके मोल कितने आ जाएंगे। अब बताओ कि 308 बटे कितना कर देते हैं 44, 4 चौक 16 4 7 28। अब बताओ कि यहाँ पर 7 आ जाता है, और यहाँ पर जब इसका मोल वाटर का निकालेंगे, कहेंगे अगर 72 है, हम कितने से 18 एक मोल का होता है। अब बताओ 18, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर इसका हम इतना ग्राम लेते हैं, इस पॉइंट्स को हटा देते हैं, दोनों का ऐसे हटा देते हैं, तो ये 308 ग्राम या 72 ग्राम बनता। तो इस हिसाब से इसके कितने मोल बनते हैं 7, और इसके कितने मोल बन जाते हैं 4। ठीक है, तो इतना कुछ वहाँ पर होता है। तो अब आपको पता अगर ये 7 है, क्योंकि अमाउंट वही है, बस इसका हम क्या करते हैं 100 टाइम्स ले लेते हैं, जिससे कि पॉइंट हर्ट्ज है, जिससे कि हम आसानी से वहाँ पर इसके एग्जैक्ट नंबर की बात करें। तो अब आपको पता है यहाँ पर अगर ये 7 है, तो इस हाइड्रोकार्बन जितना कार्बन होगा वही तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा, मतलब 7 है। और यहाँ पर टोटल जितने हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर C7H8, आप इसको लगा देते हैं C7H8। ठीक है, तो ऐसे ही अमाउंट को भी आपको यहाँ पर 0.0 देता है, ऐसा करता है। मैं काम करते हैं यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट उसी नंबर के साथ है, ऐसा नहीं कि आप बताओगे यहाँ पर 44 48 आ जाए, ऐसे 88 ऐसा कुछ नहीं। तो 308 बटे 44 कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करके 7 मोल्स आ जाते हैं, मतलब इसके 7 मोल हो सकते हैं अगर इतना होता, क्योंकि उसी रेशियो के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कम ज़्यादा करें, उसी रेशियो के साथ हमने दोनों को बढ़ा दिया। यहाँ पर 72/18 करिए 4, हमने कहा अगर ये 7 है तो कार्बन 7 ही रहा होगा, और जितना यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा है इंटू 2, 4 × 2 मतलब 8 आ जाएगा आपका, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बताता है, कह रहे थे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट आपको दिया गया है 27। ठीक, इफ द वैलेंसी इज 3, मतलब जिसको हम x कहते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर, n फैक्टर भी कह देते हैं, वो 3 है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द वोलेटाइल क्लोराइड, जो भी वोलेटाइल क्लोराइड है, ठीक है, वहाँ पर आपको बताएगा वोलेटाइल क्लोराइड्स होगा उसकी वेपर डेंसिटी, और हमें पता है कि वेपर डेंसिटी अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे उसका मॉलिकुलर वेट अपॉन 2 जी, और ये हमसे पूछा जा रहा है। बताओ, तो इसमें सबसे मेन मैटर क्या फंसेगा, मॉलिकुलर वेट, उस मेटल क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट क्या होगा। अब कैसे उसको निकाला जाए, देखो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना,
अगर कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर 27, वैलेंसी अगर 3, जितनी वैलेंसी होगी उतने क्लोरीन उससे जुड़े होंगे। वैसे भी आपको बताइए किसका हो जाता है, 27 एल्युमिनियम का होता है। चलो मैं इसको Me लिख देता हूँ। और यहाँ पर वैलेंसी 3 होने का मतलब आपको बस यहाँ से यही हिंट दे रहा था, वहाँ पर क्लोरीन के नंबर कितने हो जाएंगे, 3। तो आप बताओगे यहाँ पर MCl3 बन जाएगा। और इसका हम मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, एटम का एटॉमिक वेट 27 और आपको होता है यहाँ पर 3 × 35.5, ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो 27 इसको रहने देते हैं। प्लस अब अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 1 16 हो जाएगा, 3 × 3 9 1 10 आ जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे आ जाता है यहाँ पर। और जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6 6 12 1 13 आ जाएगा, 0.5 को रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर 133.5 आपका क्या आ जाएगा, ये मॉलिकुलर वेट। अब बताओ ये इसका मॉलिकुलर वेट आ जाता है। लेकिन हमें तो वेपर डेंसिटी बतानी थी, तो जब वेपर डेंसिटी बताएंगे तो हम कहेंगे वहाँ पर 133.5 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे लगभग 66.75 के आसपास आपका आ जाता है। आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कौन सा है, कह रहे हैं कि 4.4 ग्राम ऑफ इन अननोन गैस, इतना मास का कोई एक अननोन गैस है, इतना 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी रखता है, ठीक है। इतना लीटर, ये इतना लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी पर ऑक्यूपाई करता है, तो गैस क्या होगी, मास दिए हैं उस गैस का और एसटीपी पर वॉल्यूम दिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन सबको पहचानते हैं। मास से ये वाला फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, और एसटीपी से हम कहेंगे VSTP अपॉन 22.4 है, दोनों तो मोल को बता रहे थे, बराबर इसके कर देते हैं। अब हमें मॉलिकुलर वेट अगर निकाल लें, मॉलिकुलर वेट बराबर आप बताएंगे वेट इंटू 22.4 अपॉन, इसको इधर भेजा, इसको इधर, इसको इधर, अब बताओ क्या VSTP। तो वेट की अगर बात करते हैं तो वेट हमारा पाया गया यहाँ पर 4.4 इंटू 22.4, STP पर वॉल्यूम आपको यहाँ पर उसके बाद क्या था, क्वेश्चन में दिया 2.24 था, ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बताओगे ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बताओगे पॉइंट के पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, आपका बचेगा 44। तो मॉलिकुलर वेट जिस गैस का 44 होगा वही है ये गैस। और जब आप N2O का निकालेंगे 28 और 16, तो आपका यहाँ पर 14 आ जाता है, इसका 28 आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 44 होता है। आपके 2 ऑप्शन है जो 44 रख रहे हैं, इसलिए हम इन सब में नहीं, किसको लगाएंगे, डी वाले ऑप्शन जिसमें A और C बोथ बताया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिए गए इन्फॉर्मेशन मास और एसटीपी पर वॉल्यूम से मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, वो मॉलिकुलर वेट जिस कंपाउंड का होगा उसी को टिक कर देना, ठीक है। 2 लोगों से मैच कर रहा था तो हम ऐसा नहीं 2 ऑप्शन भर देंगे, हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे, डी वाला ऑप्शन भरेंगे जिसमें A और C बोथ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चलिए इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होगा। 101 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3.01 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम 98 मिलीग्राम लिखा है, ठीक है, 98 मिलीग्राम H2SO4, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स H2SO4 के कुछ अमाउंट से हटा दिए गए, कितना बचा रह जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर कह दिया जाए कि वहाँ पर 100 रुपये आप लेकर के चले थे, उसमें से हम 70 खर्च कर दिए, कितना बचा रह जाएगा, आप बताओगे 30। तो अगर एक फॉर्मूला में यहाँ पर अगर ये आपको समझ में आया 30 कैसे बचेगा अगर 70 हटा दिया 100 में से, तो आप बताओगे इसका मतलब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, बचे हुए एन लेफ्ट, बचे हुए मोल बराबर इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल, यही तो होगा। खुद सोचो, 100 रुपये लेके चले, कितना 100 रुपये, कितना खर्च किया 70, कितना बचेगा 30, 100 माइनस 70 बचा कितना 30, तो ये हो जाता है। अब इसी पे आपको करना है, हमें क्या क्या चाहिए, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, मतलब यही पूछा जा रहा है NL, NI कितना है, NI ये वाला इतना मॉलिक्यूल रिमूव किया गया 98 मिलीग्राम H2SO4, मतलब हम अगर NI निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 98 मिलीग्राम है। भाई ध्यान देना, वहाँ पर मास को हम क्या करते हैं, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मिलीग्राम था तो ग्राम में बदल देते हैं, इंटू 98, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 × 10 की पावर -3, इतना मोल इनिशियल वाला था। अच्छा रिमूव्ड कितने हटे हैं,
क्योंकि डायरेक्ट मोल नहीं, उसका नंबर दिया हमने कहा ठीक है n/na करके मोल निकाल लेंगे। 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। यहाँ पर 6.02 10 टू द पावर 23 कैंसिल 1/2 और यहाँ पर कैंसिल होगा 1/3। तो 1/2 को लिख सकते हैं कितना 0.5 और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 10 की पावर 3 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। हो गया हिसाब। इतना लेकर के चले थे, इतना हटाया गया है, लेफ्ट पूछा जा रहा है। और जब लेफ्ट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कितना था 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और हटाया कितना गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। बताओ एक में से पावर सेम है तो एक में से 0.5 घटाएंगे, लेफ्ट मोल बराबर बताओगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन आपको यही करना रहता है। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है, थिंक टैंक की जो मॉड्यूल्स मिली है क्वेश्चन की सीरीज, उसमें आपको कोशिश ये करना है पहले खुद से सारे क्वेश्चन को टेस्ट करना है, वहाँ पर खुद से करना है। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नहीं होते हैं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर वो क्वेश्चन जा करके, क्योंकि हर एक सेक्शन का अलग अलग मैंने वहाँ पर सोल्यूशंस दिया, तो जिसमें आपका पर्टिकुलर सेक्शंस में आपका क्वेश्चंस फंसेगा उसी में जा करके आप वहाँ पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। या फिर आप वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर सामने आपके है ही, आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद क्वेश्चन को वहाँ पर पॉज करके उसके बाद फिर आपको दिक्कत हो रही है आप उसको सॉल्व करो, हो जाता है तो ठीक है, अगर हो गया है तो आप मिलाओ क्या वही ऑप्शन आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप उसको समझें कि आखिर हम कहाँ तक पहुँचे थे और कहाँ से गड़बड़ी आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने एटम्स वहाँ पर होंगे। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ एटम का हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है, ठीक है, और वो क्या चल जाता है, नंबर ऑफ एटम्स आप कहेंगे n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, देखो ऑक्सीजन केवल बोला है, ठीक है, ऑक्सीजन बोला है, तो अब अगर एटम नहीं बोलता है तो हम नॉर्मली ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर अगर आप देखते हैं वो एटम का, अब सवाल आता है मोल कैसे निकालोगे। बताओ कि 16 दिया है तो 16 बटे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 इंटू Na की वैल्यू लिख दे 6.02 10 टू द पावर 23 और एक O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम 2 इंटू 2 16 दूनी 32 और 2 से 2 कैंसिल। तो नंबर ऑफ ओ एटम्स की अगर हम बात करते हैं 16 ग्राम के अंदर तो 6.02 10 टू द पावर 23, ठीक है, इतना हो जाएगा 16 ग्राम के अंदर आपका ये आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और इसमें क्या देने जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 103। अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला मतलब शुगर अगर नॉर्मली क्वेश्चन में से दे देता है शुगर का मतलब आपको वहाँ पर सुक्रोज ही मान के चलना है, C12H22O11। चलो यहाँ पर बगल में उनका फॉर्मूला लिखते हैं, अगर बाई चांस कभी नहीं लिखता है शुगर बोल देता है तो इसी को ही मान के चलना अगर क्वेश्चन करना तो। इन ऑर्डर टू स्वीटनेस हिस्ट्री, अपने चाय को बनाने के लिए वो कह रहा है कि इतना ग्राम उसने चीनी डाल दिया, ठीक है, चाय में। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एडेड आर, तो इसका मतलब उसने कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ पर ऐड किए, तो कितने कार्बन एटम वहाँ पर ऐड किए, तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा जा रहा है, इतने ग्राम में क्या C12H22O11 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। मिला जुला के ही तो हुआ भाई, जितने मोल्स होंगे उसके हिसाब से वहाँ पर हम देख लेंगे कितने कार्बन के एटम्स होंगे। तो कितना ऐड किया कि बस कहानी सुना दी, लेकिन अगर आपसे ऐसा कह सकता था ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली 1.71 ग्राम ऑफ द शुगर यहाँ पर है, सुक्रोज है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे ये बता दो। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए फॉर्मूला C एटम, आप यहाँ पर ये बताओगे मोल, लेकिन मोल किसका होगा, उस शुगर का, ठीक है, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितने हैं कार्बन को बताओ 12 ना, तो चलो अब निकाल लेते हैं यहाँ पर कार्बन एटम कितना वहाँ पर हुआ है। तो शुगर का मोल कैसे निकालेंगे, 1.71 अपान कितना हो जाएगा 342 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 इंटू कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना कार्बन एटम, तो
तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। बस यहाँ पर कुछ करना नहीं था, बस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसा नहीं क्वेश्चन को देख करके आप डर गए कि ये पता नहीं क्या चाय में कितना चीनी डाला गया है, फिर कितने कार्बन के एटम डाले गए, ऐसा कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली बोला जा सकता है कि अगर 1.72 ग्राम सुक्रोज लिया गया है तो बताओ उसमें कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हम कहेंगे n इंटू एन इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो करके रख देना, बस सॉल्व करना। आपका ये वाला सही होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो बताया गया है वो कहा गया द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस डेंसिटी इतनी ग्राम है, ठीक है, इतना ग्राम पर लीटर है, तो एट एनटीपी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेट क्या दिया है यहाँ पर, 1 मोल का मास दे दिया, डेंसिटी दे दिया गया है। तो अब आपको पता है यहाँ पर डेंसिटी अगर आपको दे दिया गया तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। और वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल का मास मतलब आपको पता है क्या हो जाता है उसका मोलर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एट एसटीपी भी, अगर आपको याद हो, ग्राम पर लीटर पे अगर एसटीपी पर किसी की डेंसिटी निकाली जाती है तो मैंने कहा था उसका अगर वो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी गैस है उसका मॉलिकुलर वेट अपान यहाँ पर मैंने कहा था 22.4, ठीक है। तो अब आपको डेंसिटी दिया, इस बार ये पूछा जा रहा है। ज़्यादातर केसेस में डेंसिटी पूछा जाता था, जैसे ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी एसटीपी पर क्या होगा तो 32 अपान इतना, नाइट्रोजन गैस की एसटीपी पर उसका मॉलिकुलर वेट अपन 22.4। लेकिन इस बार कह रहे नहीं मुझे मॉलिकुलर वेट बताओ। हमने कहा ठीक है वो भी बता देंगे। डेंसिटी आपका ग्राम पर लीटर के साथ या कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.1784 इंटू 22.4, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि आपके वैल्यू यहाँ पर 4 ग्राम के आसपास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 तो आएगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका 4 ग्राम आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 ग्राम आ जाता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 104 हो गया। नेक्स्ट आते हैं। चलिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशंस दिया गया है, एक रिएक्शंस दिया गया है। यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर आपको ऐसा बताया गया है, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं 2Al 3/2O2 Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कौन से स्टेटमेंट के ऊपर फिट बैठेगा आपको देखना है। क्या ये लाइन, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, आगे के नंबर मोल को बताएंगे, आप इनको वॉल्यूम के साथ भी बोल सकते हैं। चलिए क्या ये सही है, अब बताओ कि 2 मोल Al सही, रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ O2 ये भी सही, और फॉर्मेशन कितने का करेगा 1 मोल ऑफ AlCl3, लेकिन उन्होंने कितना लिख दिया 7/2 मोल ऑफ AlCl3, ये गलत हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। 2 मोल एल्युमिनियम 3/2 मोल O2 से रिएक्शंस करके आप बताएंगे यहाँ पर 1 मोल आपका Al2O3 का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आते हैं तो पता चला यहाँ पर 7/2 दिया, हमने गलत कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कहता है कि 2 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3/2। देखो ये ग्राम को नहीं बताता है, पहली बात वो मोल को बता सकता है, वॉल्यूम को बता सकता है, बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राम का नहीं, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 ग्राम मोल, ग्राम मोल का मतलब कहते हैं मोल की ही बात कर रहे हैं, ग्राम एटम ऐसा बोल सकता था। 2 ग्राम मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3/2 लीटर ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द Al2O3। गलत। देखो या तो आप ग्राम मोल ही बोल लो, ठीक है, या तो आप यहाँ पर लीटर बोलो, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। सेम यूनिट, आप यहाँ पर मोल मोल बोलना चाहते हैं मोल, वॉल्यूम वॉल्यूम बोलना चाहते हैं वॉल्यूम बोलो, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको कहते हैं 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ O2 देन फॉर्म्स 1 मोल ऑफ Al2O3। सही। जो यहाँ पर इन्होंने 7/2 बोल दिया तो वही इसने करेक्ट करके 1 बोला, तो बताओगे डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपको जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको देखते हैं। कहा गया 8 ml ऑफ अनकम्बाइंड O2 रिएक्ट आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 विथ 4 ml ऑफ हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ ml ऑफ O2 ओरिजिनली। ऑक्सीजन का वॉल्यूम इनिशियल में कितना था, देखो ऑक्सीजन का बचा हुआ वॉल्यूम दिया है, हाइड्रोजन का जितना शुरू में यूज किया गया वो, तो ऑक्सीजन का कितना बचा आपको बताया। बचता कौन है, जो लिमिटिंग एजेंट होगा, जो एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में होगा। अगर एक बचा इसका मतलब दूसरा कौन होगा, वो खर्च हो गया होगा। लिमिटिंग एजेंट इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा। चलो पहले मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे H2 प्लस हाफ O2, क्योंकि एक्सप्लोड करके वाटर बनाएगा, तो ये ऐसी इनकी रिएक्शन होती है। देखो इनका आपको वॉल्यूम बताया गया ये 4 ml, इनका इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ कह रहे बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम लेफ्ट L का मतलब लेफ्ट यहाँ पर इतना M, तो ये कितना था याद रखना। अगर इनका कुछ वॉल्यूम होता तो मैं आपको ऐसा बढ़ाता, तो मैं कहता था कि जो भी वॉल्यूम है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जैसे मोल को करते थे वॉल्यूम को। आपको बताइए ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, और मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताया था,
ये वॉल्यूम है तो इसको हम इसका कोफिशिएंट 1 है, उसी से डिवाइड किए होंगे, ये 4 ही आएगा। और आपको बताइए अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर इनका वॉल्यूम पता होता भाई वो लिमिटिंग रीजन है ही नहीं, तो वो लिमिटिंग रीजन है चाहे पता करो चाहे नहीं, आपका लिमिटिंग रीजन है और इसी वैल्यू को हम कह देते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ LR, जब कोफिशिएंट से डिवाइड करके जो बनता है। चलो, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट वॉल्यूम जब भी आपसे पूछा जाए या फिर मोल पूछा जाए तो मैंने कहा था इनिशियल वॉल्यूम माइनस उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ LR, याद है? तो हम O2 की बात कर रहे हैं, लेफ्ट O2, तो इनिशियल में O2 कितना था हम कहेंगे पता नहीं। अच्छा, लेफ्ट O2 तो लेफ्ट कितना हो गया 8 ml, इनिशियल में नहीं पता वही तो निकालना चाहते हैं, माइनस स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, जिसका निकालेंगे उसी का गुणांक यूज करेंगे, ऐसा नहीं लिमिटिंग रीजन का या फिर प्रोडक्ट का यूज करने लगे। तो 1/2, उसके बाद वैल्यू ऑफ LR यहाँ से जो है वो कितना हो जाता है 4। चलो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2, तो इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे तो ये -2 इधर आ जाएगा तो +2 आ जाएगा, 8 + 2 कितना आ जाएगा 10 ml, तो ये आ जाता है यहाँ पर, आया समझ में? तो बताओ कि यहाँ पर C वाला करेक्ट हो जाता है 10 ml। चलिए अगला देखते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया 12 लीटर ऑफ H2 and 11.2 लीटर ऑफ ClO2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम मिक्सचर्स। देखो इसको समझो, 12 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2 आपस में रिएक्शंस करेगा तो HCl बनाएगा 2 मोल। तो कहते थे कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम, तो फाइनल जो मिक्सचर्स बचेगा उसमें कौन कितना बचा रह जाएगा, कौन कितना बनेगा वो देखो। पहले रिएक्शन सही से लिखो, H2 + Cl2 रिएक्शंस करके क्या बनाएगा भाई 2HCl बना देगा, है कि नहीं? 2HCl बना देता है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इनके बारे में जानकारी दिया है, ये 12 लीटर है, ये 11.2 लीटर है, ये कितना लीटर बनेगा या फिर कौन कितना बचा रह जाएगा। हम देखो यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ ही हम यहाँ पर ऐसे ना इसको मोल में कन्वर्ट करने लगे, वॉल्यूम से पूछा गया और आपको यहाँ पर कोई STP वगैरह थोड़ी दिया कि मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आपको वही जो फॉर्मूला एवोगैड्रोस लॉ के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल का हो जाता है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसको ही मोल की तरह ट्रीट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला काम होगा हम यहाँ पर LR निकालेंगे, इनके दिए गए अमाउंट्स को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, 12 लीटर, इनका भी इतना है तो आप बताओगे यहाँ पर 11.2 लीटर। तो अब आपको बताया वैल्यू तो वही कम आ रही भाई, तो अब बताओगे इसका मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ LR, और वैल्यू ऑफ LR बोल दिया तो आपको बताया ये तो हमारी रिएक्शंस में दिखेंगे नहीं, ये हमारी रिएक्शंस में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ LR, अगर हमसे पूछा जाए ये कितना बनेगा, बताओ कितना लीटर, मैंने कहा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का और वैल्यू ऑफ LR की वैल्यू कितना 11.2, तो ये आ जाएगा कितना 22.4 लीटर। तो हमारा HCl कितना बनेगा उस रिएक्शन के दौरान, टोटल इतना, ये तो बचा रह जाएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट बचता है प्रोडक्ट बनता है। लेफ्ट H2 पूछा जाएगा तो हमारा वही सेम कहानी, इनिशियल में कितना बताओगे 12 लीटर माइनस स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, वैल्यू ऑफ LR 11.2, तो कट के कितना आएगा बताओगे 0.8 लीटर। तो हम क्या लगाएंगे H2 लेफ्ट 0.8 लीटर और HCl फॉर्म 22.4 लीटर, तो हम कौन सा H2 हमारा 0.8 के 22.4 लीटर, इतना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे यहाँ पर ये बोला गया है कि नंबर ऑफ एटम्स, क्रोमियम और ऑक्सीजन एटम्स का आपको दिया है क्रमशः 4.8 10 की पावर 10 और 9.6 10 की पावर 10, द एम्पिरिकल फार्मूला, दोनों का एटम का हिसाब देकर के बोला गया। देखो यहाँ पर क्रोमियम और ऑक्सीजन का हिसाब आपको बताएगा, क्रोमियम का है 4.8 इंटू 10 की पावर 10 और इसका हो जाता है 9.6 इंटू 10 टू द पावर 10। हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो के साथ एटम का भी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इनका एटम का नंबर दे, हमका इनका एक रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेते हैं 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9। अब बताओ कि 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब अगर इनके एक तो इनके कितने होंगे 2 होंगे, इसका मतलब बताओगे CrO2 ऐसे बनना चाहिए, और CrO2 का मतलब आपका कौन सा ऑप्शन, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला वैसे कहता है सिंपलेस्ट रेशियो के साथ, तो सिंपलेस्ट रेशियो इनका 1:2 का आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, उनके जो भी नंबर्स थे उनका रेशियो ले लिया, 48 दूना 96 हो जाता है तो 1/2 आ जाएगा। अब बताओगे 1:2 का रेशियो होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जुड़ा है, कह रहे 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ O2 इतना लीटर 2.5 लीटर CO2 देता है और 3 लीटर आपका वाटर वेपर देता है। देखना ये लीटर यूनिट के साथ बोला है और ये ml के साथ बोला है। चलो पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर,
हाइड्रोकार्बन O2 से रिएक्शंस कर जाएगा और आप बताओगे यहाँ पर पहले पहले किसको बोला, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, इनका 500 ml। और मैंने कहा था अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसका 1 मोल है तो इसको एक वॉल्यूम बोल सकते हैं, फिर ऐसे रिएक्शंस यहाँ पर बता सकते हैं। कह रहे जब इसका 500 ml लेके चलते हैं तो ये 2.5 लीटर दे रहा है और ये कितना 3 लीटर। तो देखो 500 ml बड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ पर आपको बताया कि 500 मतलब कि आधा लीटर। आधा लीटर मतलब अगर मोल में कहते हैं तो आधा मोल से ये बन रहा है। हमको पता है कि यहाँ पर हम 1 मोल का हिसाब देखेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, आधा लीटर का मतलब यहाँ पर क्या कर जाते हैं कि अब एक काम करते हैं, इसको 1 लीटर बनाते हैं। 1 लीटर मतलब इसका 2 टाइम्स लेते हैं। 2 टाइम्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको डबल कर लेते हैं जिससे कि ये 1000 ml या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 लीटर बन जाए। 1 मोल, अब ऐसा कह सकते हैं, इसको मोल की तरह सोचे थे, 1 मोल अब बन गया। तो आपको पता है जब हमने डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो क्या इतना आ जाएगा 5 लीटर और ये कितना हो जाएगा 6 लीटर। ठीक है, तो इसका 1 लीटर से इतना समझ में आया, इसके 5 लीटर, इसके 6 लीटर, मतलब ऐसा कैसे इसके 1 मोल से इसके 5 मोल और इसके 6 मोल बनेंगे। और आपको पता है, हमेशा से बताया कि जितना आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है इसके 1 मोल से इसका 5 लीटर का मतलब इसके 5 मोल बने होंगे और इसके 6 का मतलब इसके 6 मोल बने होंगे, क्योंकि आगे के नंबर ही क्या बोलते हैं, मोल्स बताता है। तो आगे के नंबर को वॉल्यूम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 1 लीटर से इसके 5 बन रहे हैं, इसके 6 बन रहे हैं। तो 5 बनने का मतलब कार्बन कितना होगा 5 और 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, C5H12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 109 में आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 109 में आपका डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, यहाँ पर जल्दी इसको करते हैं। बताइए नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ द 0.1 मोलर सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, आप बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला चलता है N × N। बचेगा मैटर N पे, तो N के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ भाई, वॉल्यूम है, मोलरिटी है, आपको पता है M × V/1000 ना मोल के लिए, इंटू 6.02 10⁻23। तो यही करना। अब इनकी वैल्यू रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। M की वैल्यू है कितना है 0.1, V की वैल्यू 10,000, 0 कैंसिल। ठीक है, चलो इनको भी लिखते हैं यहाँ पर 6.02 10⁻23। अब देखते हैं 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ इंटू 6.02 10⁻23। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20। ठीक है, 20 का मतलब यहाँ पर आपका डी आ जाता है। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। आपको बताया कि 22 to 4 ml ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस हैज़ अ मास 1 ग्राम at 273 Kelvin and 1 atm pressure, then mass of 1 atom। देखना यहाँ पर एक एटम का मास पूछा जा रहा है। पहले फॉर्मूला लिखो, कभी भी मैंने आपको बताया था मास ऑफ 1 एटम, तो क्या करोगे ये बोलना नहीं, तो आपको जिसका पूछा जाए एक का, उसका मोलर मास, एटम है तो आप बताओगे यहाँ पर उसका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट अपॉन n, यही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ और करने लगे। अब ये करना था आपको, तो अब कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दो। एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, अब बताओगे यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया और मास दिया, तो फिर से कई बार फॉर्मूला यूज़ किया, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट बराबर VSTP, और वॉल्यूम ml में है ना 22,400। तो चलो अब यहाँ से मॉलिकुलर वेट अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम है 1, यह आएगा 22,400 भागे ये। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 224 ना VSTP, ये निकाल रहे हैं, इसको इधर इधर भेजा, तो आपका आ जाएगा कितना 100। लेकिन याद रखना ये क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब 3 एटम का कॉम्बिनेशन है, तो उसका मॉलिकुलर वेट 100 है। तो अगर 3 एटम का मास 100 है तो 1 एटम का मास मतलब जिसको कहेंगे एटॉमिक वेट, वो कितना आ जाएगा बताओ 100/3। ये याद रखना, अगर आप यहाँ पर 100 रख करके 100 रख करके n से डिवाइड करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कि बहुत लोग गलतियाँ ये करते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं, उनको लगता है आ गया एटॉमिक वेट, नहीं ये तो अभी मॉलिक्यूल है, 3 एटम मिल करके एटॉमिक वेट कैसे होंगे भाई। 3 एटम, एक से ज़्यादा, अगर सिंगल है तो एटम बोलते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल, 3 लोग कंबाइन हो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो वेट आया है वो 3 एटम का वेट आया है, वो 100 है, तो 1 एटम का मतलब डिवाइडेड बाई 3।
तो अब एटॉमिक वेट आ चुका है। अब यहाँ पर मास की बात करते हैं। मास ऑफ वन एटम, हम कहेंगे एटॉमिक वेट कितना है 100 डिवाइडेड बाई 3 इनटू, तो ये 3 हो जाता है, और यहाँ पर 6.02 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5.53 इंटू 10 की पावर यहाँ पर -23 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पर सही। तो यहाँ पर गलती ज़्यादातर यहाँ पर एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा, और एटॉमिक वेट के लिए क्या 100 मॉलिकुलर वेट अपॉन 3, तब इस वेट को यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसका की पॉइंट था। चलो नेक्स्ट। हाँ, 112 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर बताया गया 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ ग्राम, एक डैश दे करके आप 20% ऑफ HCl बाई वेट। देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये हमें कहानी में यही सुनाना चाहते हैं, COCO3 HCl से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, 2 मोल से रिएक्शन करके CaCl2 ये सब बनाता है, उसे कोई मतलब नहीं ये, लेकिन इतना पता है ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। हमें एक लॉ याद आता है, लॉ कहता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा HCl के। ठीक है, ये बराबर हो जाता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना, अब इतना तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 100, और एक्स की वैल्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट है 2 आ जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इतना एक्सपर्ट आप हो गए होंगे। HCl की बात करते हैं तो HCl का मास पूछा गया ना, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट HCl के इक्विवेलेंट वेट करेंगे कितना, एक्स की वैल्यू 36.5। लेकिन याद रखना, जो ये हमेशा जिसमें डरते हैं बच्चे ना 20%, कुछ नहीं, जहाँ पर बोल रहे ना इसका मास का 20% कहेंगे, यहीं पर 20/100 कर देते हैं, आप बात खत्म करते हैं। ठीक है, ऐसे 20% है, तो जो मास यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है उसी साइड तुरंत यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर 20/100 कर दो, जहाँ पर W है उसी के जस्ट बगल में ऐसे कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 5 100 आ जाएगा, 5 आ जाता है। वेट बराबर 36.5 इंटू क्या हो जाएगा 5, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 182.5 आ जाता है, इतना ग्राम। तो आपको बस यही ट्राई करना, जैसे कि अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन है तो आप इसको कर रहे हैं, तब एक काम करो, इसको वहाँ पर रोक दो पहले वीडियो को, तो देख करके आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर सच में आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखो क्या सच में आपको कोई आंसर मैच कर रहे हैं, और अगर आप लगा ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर रुक रहे हैं बाई चांस सोचते कि यहाँ तक तो कर लिया, ये 20/100 नहीं कर पा रहे, तो आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा मैं यहीं पर फंस रहा था, अब इसी को ध्यान दें। तो आप एकदम की पॉइंट पे फोकस करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी थी जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, बस उसी को आपको ध्यान देना है। और जब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है। हो सकता है ऐसे देखते हैं आपको लगता है हाँ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप जो वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट अपनी गलती पे ध्यान देंगे, नहीं तो बताते समय आपको लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ समझ में, तो ऐसा कुछ करें। तो 4th था ना इसका। चलिए अगला, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8, द इक्विवेलेंट वेट सल्फर का SO3 में। देखो यहाँ पर SO2 का नहीं दिया, आपको सल्फर का दिया, और हमें पता है किसी एलिमेंट का जब एटॉमिक वेट देखा जाएगा उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी x आ जाता है। और इस केस में इन्होंने कहा इसकी वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, SO2 का केस है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा बताओ 32 बटे इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट 8 है, 8 चौक 32 4 है। लेकिन अब कह रहे हैं कि यही सेम कॉन्सेप्ट बताओ सल्फर के लिए, SO3 के लिए कितना आएगा सल्फर का। तो सबसे पहले हम कहेंगे 4 लिखा कहाँ से होगा, उन्होंने 4 तो रख दिया, आखिर ये 4 आया कहाँ से, कैसे आया होगा, तब पता चलता है। अच्छा अगर SO2 का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं सल्फर का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +4। अच्छा, तो आपको समझ में, अच्छा सल्फर के ऑक्साइड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर उस क्वेश्चन में उसी को ही उसके x की वैल्यू मान लिया गया। हमने कहा अब समझ में आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पर SO3 का निकालेंगे तो सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप बताएंगे +6, और हमसे SO3 का नहीं पता चला, इसका मॉलिक्यूलर SO3 का रख दिया। नहीं, अब इसमें सल्फर का पूछा, सल्फर का एटॉमिक वेट तो 32 ही होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करते हैं तो अगर यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 2 से काटे 16/3 आ जाएगा। और याद रखना यहाँ पर 16/3 आप लिखो, लेकिन ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पर 16 को 8 × 2/3 लिख रहा है, हमने कहा हम भी लिख देंगे 8 × 2 16/3, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है हम कहेंगे। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना था, सल्फर के जो ऑक्साइड है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था, पहले मैं आपको हिंट दिया कि वही उसके एक्स की वैल्यू आप समझ पाओ, और दूसरे में आपको कह रहा है कि अब यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए। हमने कहा अच्छा, तब यहाँ पर भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी को हम इसका एक्स मान लेंगे और वैल्यू निकाल देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बताया गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होगा? सब में मोल 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 दिया गया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता था, मोल के साथ n इंटू एक्स, n इंटू एक्स। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, O2 के लिए यहाँ पर अगर किसी को डाउट होगा, याद रखना इसके n की वैल्यू 4 होती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाती है। तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाता है, इसलिए याद रखना। अगर केवल O2 लिखा गया तो इसके लिए x की वैल्यू बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर 4। तो अब हम यहाँ पर याद रखते हैं कि अगर पहले ऑप्शन में चले 0.25 इंटू 4, 25 चौका 100, तो यहाँ पर ये 1 आ जाता है। तो पहले ऑप्शन में ये 1 आ जाता है। अगर यहाँ पर करते तो 4 से गुणा तो यहाँ पर 2 आ जाते हैं, यहाँ पर 4 आ जाते हैं, यहाँ पर 8 32 आ जाता है। आप बताइए हमें 1 चाहिए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपका कौन सा ऑप्शन में आएगा? फर्स्ट में। तो x की वैल्यू 4, केवल O2 लिखा है तो कोई रिएक्शंस नहीं दिया है, तब इतना वही की पॉइंट था उसका। नेक्स्ट हमको कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द डाइवेलेंट मेटल इज 24, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड STP by 4 ग्राम ऑफ द सेम मेटल व्हेन एडेड टू एक्सेस ऑफ एसिड। मतलब यहाँ पर M नाम का एक एसिड है, वो एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्शंस करके यहाँ पर आपको बताया अगर वो डाइवेलेंट है तो ऐसे MCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो इस कहानी से मुझे समझ में ला यहाँ पर इसमें रिएक्शन से पता चल रहा है इसके 1 मोल से इनका 1 मोल बन रहा है, ठीक है, इसके 1 मोल से इनका 1 मोल। और आपको बताया है कि इनका 1 मोल, चलो ठीक है जो भी होगा, इनका आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम अगर लिखेंगे तो 22,400 ml के साथ कहानी चल रही है ना, इतना होगा। और इन्होंने हमें क्या बताया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इनका, तो हम एक काम कर सकते हैं, इनके ग्राम इक्विवेलेंट ओवर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। मेटल का मास दिया है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर यहाँ पर कह देंगे। अब आपको बताया यहाँ पर वॉल्यूम, STP पर वॉल्यूम, इसके साथ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया नहीं आपको, कोई बात नहीं, n इंटू एक्स तो पढ़ा है। और n की जहाँ पर क्या ले सकते हैं, VSTP अपॉन 22,000 कितना 400, बस हो गया काम। चलो मास के जहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका मास कितना है 12 है, और इक्विवेलेंट वेट डाइवेलेंट मेटल का कितना बताया गया 24, रख दो बराबर इनके जहाँ पर रख सकते हैं VSTP और 22,400 और गुड़े याद रखना यहाँ पर x की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा आपको बताया, यहाँ पर ये +1 है और यहाँ पर 0। हम हाइड्रोजन का देख रहे थे, हाइड्रोजन का देख रहे तो हाइड्रोजन का एटम का नंबर देखेंगे, 0 से +1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 का आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन में कितने एटम है 2, तो याद रखना है x के लिए क्या आ जाता है, H2 के लिए x की वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो बताओगे यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाता है, फिर यहाँ पर देखेंगे 11,200 हो जाएगा, और यहाँ पर अच्छा लीटर के साथ है ना, ऑप्शन लीटर के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है ये कर देते हैं, हो गया काम यहाँ पर 4, ठीक है। अब बताओगे 11.2, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर एक 2 बचा है, VSTP बराबर 11.2 डिवाइडेड बाई 2, अब बताओगे 5.6, इतना लीटर आ जाता है, 5.6 लीटर बी वाला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा था, आप बताएंगे इसको ऐसे नहीं, लीटर के साथ दिया है तो लीटर वाला ऑप्शन रखेंगे, 22.4 वाला। ml के साथ ऑप्शंस होते हैं, ml वाला रखते हैं। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर ये आ जाता है 716, H3PO3 इज ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है, तीनों एसिडिक एसिड है उसके पास, एंड 1 मोल ऑफ इट्स साल्ट Na2H2PO2, इसका एक साल्ट है सोडियम के साथ NaH2PO4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द 1 मोलर NaOH सॉल्यूशंस शुड बी एडेड टू 12 ग्राम। इतना देखो, इतना हमें समझ के आ रहा है कि NaOH और NaH2PO4 ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम NaOH की बात करते हैं तो इसका आपको दिया है 1 मोलैरिटी और इसका आपको दिया है 12 ग्राम। चलिए अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ध्यान देना, मोलैरिटी दिया है और इसका क्या पूछा गया, वॉल्यूम। तो इतना तो हमें पता है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो इनकी मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे M इंटू V ग्राम इक्विवेलेंट ना, x अपॉन 1000, वॉल्यूम ml के साथ है। चलो यहाँ पर आपको पता है इतना अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इनके लिए इक्विवेलेंट वेट मैंने कहा था बचे हुए एसिडिक एसिड अपॉन 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट की यहाँ पर रख देंगे
मॉलिकुलर वेट अपान क्या आ जाएगा 2, ये मॉलिकुलर वेट है। तो चलो इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर 1 वॉल्यूम पूछा गया, NaOH के लिए x की वैल्यू सबको 1 पता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आप बताओगे 1000 बराबर 12, और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर NaH2PO4 का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो 120 आ जाता है, 120/2। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल होकर के 60 आएगा, सॉरी आ जाएगा कितना 10। ठीक है, 12 में 120, यहाँ पर 10 और बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 काट पीट के। तो अब v बराबर अगर हम देखेंगे तो 1000 अपान यहाँ पर बचेगा 5, तो अब बचाएंगे 5 दूनी 10, आप बताएंगे 200। बस सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, इसका x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, ये ध्यान देना था। बताओगे 200 ml आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा 117, A metal M forms a sulfate which is isomorphous with MgSO4.7H2O। इससे मैच करता है जो भी मेटल है, वो कौन है पता नहीं। पता है कि if 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल M displays 12.16 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, देन द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा, तो आते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। जो भी यहाँ पर मेटल है, ठीक है, वो MsO4 की तरह मैच करता है। ये मेटल जो भी होगा ये वाला इनसे मैच करता है, मतलब बाई वैलेंट है। अगर हम बात करते हैं ये मेटल जो भी हमारा क्या है कि मेटल इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, इसके 2 मोल। आपको बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 2 Ag को डिस्प्लेस कर देगा, फिर अपना जो यहाँ पर होगा MnO3 का होल ट्रांस, क्योंकि बाई वैलेंट है। जो लाइन यहाँ पर शुरू की इतनी बताएगी वो बताना चाहता है जो भी मेटल है वो हमारा बाई वैलेंट है। चलो अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि इतना ग्राम मेटल्स है, डिस्प्लेस इतना ग्राम सिल्वर है फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, देन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। इनकी और इनकी बात चल रही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन तुरंत के तुरंत लिखेंगे। हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो मेटल्स होगा, कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट हमारा ये हो जाएगा। हमसे पूछेगा एटॉमिक वेट ना मेटल्स, तो अब यहाँ पर कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो चलिए मेटल के लिए आपको यहाँ पर मास दिया गया, तो आप बताओगे मास 0.6538 मास अपन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जहाँ पर आपको होता है मैग्नीशियम से मैच कर रहा मतलब बाई वैलेंट है। आप बताओगे यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर सिल्वर की अगर बात करते हैं, इनका क्या दिया है मास, और मास का है तो मास आपका यहाँ पर 2.16 और अपान क्या हो जाएगा मास अपान इक्विवेलेंट वेट। इसके लिए x की वैल्यू क्या, यहाँ पर आपको होता है +1 से 0, 0 से +1। अब बताओगे 1 का चेंज, यहाँ पर देखा जाता है 1 ही सिल्वर है तो 1 का चेंज। तो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का चेंज है, तो हम बताएंगे इसका एटॉमिक वेट 108 है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एटॉमिक वेट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, एटॉमिक वेट निकालेंगे तो यहाँ पर 0.6538 इंटू 108 इंटू 2 अपान यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.16। ठीक है, और आप इसको इसी को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 65.32 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर टिक करते हैं। ठीक है, तो आपका 117 में, ठीक है, तो आप 65.38। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि आपको बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 216 के आसपास ये आ जाएगा। 216 ये यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 2 कदम, आपका ये आ जाता है 65.3। चलिए अगला देखते हैं। 118 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू मेथेन इज 4। ठीक है, वेपर डेंसिटी किसी कंपाउंड का आपको बताया गया 4, लेकिन किसके रिस्पेक्ट टू मेथेन, और मेथेन के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है मेथेन की जो वेपर डेंसिटी वो 1 मानी गई। हालांकि मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 16। तो बस एक रेफरेंस, एक रीजनिंग टाइप का आपसे से पूछा गया, थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगर 16 मॉलिक्यूलर वेट के लिए वेपर डेंसिटी को 1 माना गया है, ऐसे एक रेफरेंस माना गया ना, अगर जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 16 है तो उनके लिए वेपर डेंसिटी 1 माना गया है। तो अगर किसी का वेपर डेंसिटी 4 है किसी के रिस्पेक्ट में, तो 16 के लिए एक वेपर डेंसिटी, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 16 × 4 64, 64 आ जाएगा। कितना आ जाता है, थोड़ा सा इस टाइप का था वहाँ पर। चलिए आपसे यहाँ पर ये कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 119 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया,
इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द वॉल्यूम कंटेंट ऑफ अ गैस इतना परसेंट एसटीपी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ अ गैस इन लीटर ऑफ द मिक्सचर। वॉल्यूम हमें पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन, अच्छा सॉरी 1 लीटर में। तो पहले इस लाइन को हम देखें, हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया। अब यहाँ पर मैं इसका हिसाब देखूँ तो इसका अगर हिसाब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.06 ml ऑफ गैस प्रेजेंट इन 100 ml, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन। जो भी कंटेंट है पूरा कंटेंट में वो कितना परसेंट होगा, 0.06% एसटीपी का मतलब टोटल गैस के 100 ml में वो इतना ml है। और हमें कह रहे हैं अगर वो लीटर पूरा गैस क्या हो जाएगा वहाँ पर 100 ml, तो हमारा पर्टिकुलर वो गैस जो कंटेंट है वो कितना होगा, जो भी गैस है। तो अब बताओगे इतना हमें समझ में आया कि 100 ml में हमारा जो वो गैस है, गैस जो बताया गया वो 0.06 ml है, ठीक है। तो 1 ml में वो कितना हो जाएगा, अब बताओगे 0.06 डिवाइडेड बाई 100, इतना ml। और हमसे पूछा गया है कि 1 लीटर का मतलब आपको बताया कितना, 1000 ml की अगर बात करें 1000 ml, क्योंकि हम ml के साथ चल रहे हैं, बताओगे 0.06 अपॉन इतना इंटू, अब बताओगे 1000, क्योंकि 1 लीटर में इतना ml आएगा। आपको इसका वॉल्यूम पता चला गया। अच्छा, वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम देखें यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0.6, ठीक है, इतना ml है, याद रखना मैं ml में लिख रहा हूँ। और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही फॉर्मूला होता है n इंटू एन, ठीक है, ये तो करना है। n को कैसे निकालेंगे, और ये पूरी कहानी कहाँ पर, एसटीपी पर। एसटीपी का हिसाब हमें पता चल गया कि अगर 1 लीटर का हो गया 1000 ml तो इतना आएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम n निकालेंगे तो कैपिटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल n को निकालने के लिए बताओगे एसटीपी पर वॉल्यूम 0.6 ml है, और कितने से डिवाइड करेंगे, ml है तो 22400 इंटू 6.02 10 की पावर 23, ठीक है। तो ऐसे हमें वहाँ पर करना है। तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 119 का, अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन मैच करेगा, 1.61 इंटू 10। आपको बस ये सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या कैसे करना है। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml में वो जो गैस जिसकी बात कर रहे हैं उसका कितना ml वहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हम उसको वहाँ पर रख देते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है एसटीपी पर वॉल्यूम है ml के साथ, 22400 डिवाइड कर देंगे, इंटू एन कर देंगे, n इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आया, 120 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हो 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स, 14 ग्राम एक्स नाम का एलिमेंट है, कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी कंपाउंड्स बना है एक्स और वाई का, एक्स और ओ का, ये कितना है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर याद रखना ये 14 ग्राम है उसमें और ये 16 ग्राम है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। कह रहे एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक वेट 7, कह रहे उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट 7 होना चाहिए और उस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा। अब बताओ अगर ये 7 होगा तो क्या ये 14 ग्राम होगा? अगर 1 है तो आप बताओगे एक्स तो केवल 7 ही ग्राम होगा। ये 16 ग्राम है, लेकिन अगर केवल XO टाइप का फॉर्मूला बनेगा, 1 एक्स का मतलब केवल 7 ग्राम अगर उसका एटॉमिक वेट है, तो बताओगे हमें तो एक्स का कितना मास चाहिए, 14 चाहिए, ठीक है। फिर द एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक वेट 14, कह रहे उसका एटॉमिक वेट 14 हो, लेकिन फॉर्मूला ये हो। अब बताओ अगर X2 फॉर्मूला उन्होंने बना दिया, X2 तो 14 दूनी 28, इसका मतलब इसमें 28 ग्राम X और 16 ग्राम ये रहेगा। X का Y ऑक्सीजन का हिसाब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर X का हिसाब सही नहीं जा रहा, हमें 14 चाहिए था, वहाँ पर 28 हो जाएगा। अगला द एलिमेंट कुड हैव एटॉमिक वेट 7, कह रहे हैं इसका एटॉमिक वेट 7 कर दो, ठीक है, और इसका ऑक्साइड ऐसा बना दो, ठीक है। अब अगर बताओ अगर ये 7 है तो 2x की वेट कितना हो जाएगा, 14 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अब बताओगे वही तो कह रहा था, x जो भी है उसका 14 ग्राम चाहिए, इसका 16 ग्राम। बताओगे सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि X2O बनेगा तो यहाँ पर 2 एटम x के आएंगे और एक एटम का मास अगर 14 है, 2 एटम का 7 है तो 2 एटम का 14 आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन तो 16। तो आप बताएंगे सी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कहता है कि एवरी वन क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप्स देयर इज 3, क्या है वहां पर, क्लोरीन 35 आइसोटोप्स इन अ सैंपल। मतलब अगर 4 है
4 में से आप ऐसा कह सकते हैं, एक अगर Cl37 वाला है तो 3 उसमें क्या है वहाँ पर 35 वाला है। What will the average atomic weight of the chlorine? देखो जब एवरेज एटॉमिक वेट की बात आता है, एवरेज एटॉमिक वेट, एक तो ये होता है अगर उनकी परसेंटेज दे तो ठीक है, अगर उनका ऐसा नंबर दे कि अगर इतना ये है तो इतना ये है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो अब जहाँ परसेंटेज लिखते थे वहाँ पर उसके जहाँ पर नंबर लिख देते, क्योंकि फॉर्मूले में था रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक नंबर प्लस रिलेटिव अबंडेंस दूसरे के एटॉमिक नंबर अपॉन रिलेटिव अबंडेंस पहला दूसरा जितने भी लोग हैं उनका। अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज के जहाँ पर जो रिलेटिव अबंडेंस में कह रहा हूँ परसेंटेज वाली वैल्यू रखनी थी, नहीं तो अगर नंबर बता रहे तो उस नंबर को रखना। जैसे इसके कितने नंबर है 1, एटॉमिक वेट 37 प्लस क्लोरीन की इसके कितने नंबर है 3, एटॉमिक वेट 35 अपॉन टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, इनके 1 और इनके 3, तो टोटल हो जाएगा 1 + 3 4। तो आप बताएंगे यहाँ पर 37 प्लस यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 3 15 3 3 9 1 10 बटे यहाँ पर 4 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना रख करके 35.5 आपका एवरेज एटॉमिक वेट आ जाता है। तो हम सी वाले को टिक करते हैं, ठीक है। चलेगा। आपको अगला क्वेश्चन कहता है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट्स वेट 3.32 × 10 की पावर इतना ग्राम, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स आर देयर इन 20 kg ऑफ द एलिमेंट्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम का मतलब समझना। आपको क्या पूछा जा रहा है, मोल। याद रखना, ये नहीं कि आप बताएंगे एटम्स के नंबर में चले गए, आपसे पूछा कितना मोल होगा, ठीक है, कितना मोल्स होगा उस एटम का, ठीक है। मोल्स ऑफ एटम आपसे ऐसा पूछा जा रहा है, और आपको पता है हम जब एटम का मोल्स निकालेंगे तो हम कहेंगे उसका वेट जो भी है अपान एटॉमिक वेट। क्या करेंगे, एटॉमिक वेट। यही तो होता है मोल निकालने का तरीका अगर वेट से पूछा जाए, क्योंकि आपको 20 ग्राम दिया गया वो एलिमेंट्स। देखो इसको करते कैसे, एटॉमिक वेट का मैटर फंसेगा कहाँ से आएगा, उसके लिए जानकारी दिया गया 1 एटम ऑफ एलिमेंट्स का वेट इतना है, और मैंने कहा था मास ऑफ 1 एटम, तो क्या बताया था फॉर्मूला, एटॉमिक वेट अपान एन, याद आया। तो अब यहाँ पर एक एटम का मास उसने दे दिया, एटॉमिक वेट निकालना है, अब कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा, 1 एटम का मास कितना है 3.32 × 10 की पावर -23 इंटू Na की वैल्यू 6.02 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 23। ये 23 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर क्या हो जाता है कि एटॉमिक वेट की अगर बात करते हैं, इनका कितना निकल के आएगा, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, और यहाँ पर 6 त्रिक 18 और 1 19, तो ये इतना आ जाएगा। इसको राउंड फिगर करके कितना मान सकते हैं अपन, यहाँ पर 20, एटॉमिक वेट 20 आ गया। और हमसे पूछा गया कि मोल बताओ कितने में, 20 किलोग्राम। और मैंने आपको बताया था अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं वेट की यूनिट किस में होगी, ग्राम में होगी। तो ग्राम है तो 20 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 20,000 ग्राम अपान 20, तो 20 से 20 कैंसिल आ जाएगा 1000। देख रहे क्या आ जाता है आपका यहाँ पर 1000। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 122 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 582 ग्राम ऑफ P4H10। अगर फास्फोरस के पेंटा ऑक्साइड P4H10 का 852 ग्राम लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा। तो पहले इनकी रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी हमें। CaO जब P4O2 से रिएक्शंस करेगा, याद रखना ये बनाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये अब इसी रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे तब हिसाब लगाएंगे। फास्फोरस कितना है, PO4 में एक फास्फोरस ट्वाइस का मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा 2 से गुणा करते हैं, कैल्शियम 3 2 6, जबकि यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। अब ये हिसाब बराबर चलेगा। अब आते हैं इसको, हम देख रहे हैं इसके 6 मोल और इसके कितने मोल, 1 मोल, ठीक है। इसके 6 मोल का मतलब आपको पता है इसके 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट 56 होता है। आप बताएंगे मास के साथ करना है तो आप बताओगे 6 मोल का मतलब इसका मास कितना होगा 6 × 56 ग्राम। और इनका एक का अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, अगर इसका हो जाता है 284 से आता है, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 31 होता है फास्फोरस का, गुणे 4 हो जाएगा, ये 4 चारते हैं 12 हो जाएगा, और 10 ऑक्सीजन का मतलब 160 हो जाएगा, 4 6 2 8 हाँ 2, ठीक है। 284 ग्राम ऐसे देखते हैं। इनका पूछा जाए, जिनका पूछा जाए उसको हम ऐसे लिखेंगे। हमको बताया कि इनका 5 × 56 ग्राम, तो इनका कितना आ जाएगा 284 ग्राम।
तो अब हमें इनका बताना है, जिनका बताना है उसको राइट साइड लिखते हैं। जब यूनिटरी मेथड से बनाते हैं हम ऐसा कहेंगे 284 ग्राम ऑफ P4O10 रिएक्ट करता है 6 इंटू 56 ग्राम ऑफ क्या CaO, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ P4O10 का पूछा जाएगा, तो 6 इंटू 56 अपॉन 284 इतना ग्राम ऑफ CaO। फिर अब हमसे पूछा गया है कि 582 ग्राम ऑफ P4O10, तो 6 इंटू 56 अपॉन 284 इंटू क्या हो जाएगा 852 इतना ग्राम ऑफ CaO। बस यही बताना है। जब हम इसको करते हैं तो ये आपका लगभग, आप सॉल्व करना इसको 1008 ग्राम आ जाता है। तो आपका यहाँ पर भी, तो ऐसे आपको देखना था पहले बैलेंस कन्फिगरेशन, इसके इतने मोल्स के साथ इसका कितना मोल कंबाइन करता है। फिर जिनका मास दिया है, अमाउंट दिया, उनको इधर रखते हैं, जिनका पूछा है इनको यहाँ पर राइट साइड रखते हैं। फिर एक के लिए फिर जितना दिया है उतने के लिए देखते हैं, आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है 124, और 124 की अगर हम बात करते हैं तो बताइए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर Na2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 1 मोलर BaCl2 टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ BaCl2। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, Na2SO4 वो कंबाइन करता है BaCl2 से, जा करके यहाँ पर बन जाता है BaSO4, और यहाँ पर इसकी मोलरिटी 5 ml दिया है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और इनका आपको ml दिया है, मोलरिटी दिया है, और इनका आपको 10 ग्राम दे दिया है। अब समझना, हमसे इनका वॉल्यूम कितना था ये पूछा जा रहा है, इनका वॉल्यूम मोलरिटी दे दिया और इनका मास आपको दिया। अब सोच लेते सबका इन्फॉर्मेशन देकर हम कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो हमें पता है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपस में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंबाइन कर सकते हैं, कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कोई एक्सेस में होगा, जितना बनना होगा उतना BaSO4 बना देंगे। तो BaSO4 जो भी बना होगा लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से बन गया होगा। अब यहाँ पर इनके अमाउंट दोनों के बराबर हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है अगर इनका वॉल्यूम हमें नहीं बताया गया तो इनका वॉल्यूम जो भी आएगा 5 इंटू जो भी इनका वॉल्यूम बनेगा उस हिसाब से यहाँ पर ये डिसाइड होगा कि कम से कम इनके कितने ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए थे, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कितना ग्राम इक्विवेलेंट इनका होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यहाँ पर इनका सबका इन्फॉर्मेशन दिया है, इनका पूछा जा रहा है, सवाल है हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर करें, इनके ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर करें। इनके बराबर करेंगे तो उसमें डाउट बना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि जितना बताया गया उतना ही इनका होगा कि उससे ज़्यादा होगा, ये पता नहीं। लेकिन इसीलिए याद रखना कि अब जिसका पूछा जा रहा है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उसी को लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका अमाउंट पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर सभी रिएक्टेंट सभी प्रोडक्ट का दिया गया तो हम इससे हमें कोई मतलब चाहे दे या ना दे, हम किसके साथ जाएंगे? प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट ही सही हिसाब हमें बताएगा कि कितना सच में यहाँ पर इनकी मात्रा होनी चाहिए। तो इसलिए याद रखना कि जिसका पूछा जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर इनका दिया है इनसे हमें कोई मतलब, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से इनका कंपेरिजन करते हैं और यहाँ पर कहेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट Na2SO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट BaSO4, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अब हमें इनके हिसाब से देखना 10 ग्राम अगर ये बना है तो क्या होना चाहिए। ये नहीं कि इनका इतना है तो इनका भी बता दो, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दे, कोई एक्सेस में हो। हमें अगर प्रोडक्ट नहीं दिया होता इनका, तब इनका देकर इनका पूछते तो हम इनके बराबर कर दे, लेकिन प्रोडक्ट दिया है, अब इनसे मतलब नहीं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ जा करके देखेंगे। अब इनका मोलरिटी है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्स अपॉन 1000, और इनका मास है तो बताओगे 10 मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं BaSO4 का जो मॉलिकुलर वेट है 333 हो जाता है, 233, और x की वैल्यू आपको पता होगा 2 + 2 - मतलब 2 आ जाएगा। चलो मोलरिटी आपको 5 है, वॉल्यूम निकालना है। x Na2SO4 के लिए कितना? 2 + 2 - अब बताओगे 2 अपॉन 1000 बराबर 10। तो यहाँ पर क्या रखोगे? 233 अपॉन 2, 2 कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर। अब इस v को हमें कैलकुलेट करना है। ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पर एक 0 कैंसिल, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा 100, यहाँ पर 1000 हो जाएगा ना, इंटू 2 अपॉन 233। जब v बराबर यहाँ पर देखेंगे 2000/233, और इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका लगभग
क्योंकि अगर ये भी 200 होता तो आपका 10 आ जाता, लेकिन 233 है, 10 से थोड़ा कम आएगा, 8.58 ml आ जाएगा आपका, ये वाला हो जाता है। ऐसा समझ में, इस क्वेश्चन में इनसे हमें नहीं कंपेरिजन करना था, जिसका पूछा जा रहा है उनके ग्राम किलो उठा करके प्रोडक्ट के अमाउंट दिया था तो हम उसी के बराबर करके निकालेंगे, इसका की पॉइंट था। चलिए एक असरसन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो इसको देखते हैं क्या बता रहे हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है। असरसन में आपको क्या बताया जा रहा है, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। कह रहे हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट पाया जाता है, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि कितनी लिमिट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और इसी को हम लिमिटिंग रीजन कहते हैं। गलत। जो एक्सेस में नहीं है, जो लिमिटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजन, ये गलत। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बात गलत है। बिना रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट कितना बने कैसे डिसाइड हो पाएगा। अब बताओ कि पहला दूसरा दोनों गलत है, हम डी वाले ऑप्शन को लगाएंगे, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। 126 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर देखते हैं क्या होगा। स्टमक एसिड, a dilute solution of the HCl in water can be neutralized by reaction with the sodium hydrogen carbonate। यहाँ पर आपको रिएक्शंस भी लिख दिया, ये रहा यहाँ पर। द मिलीलीटर किसका, यहाँ पर NaHCO3 solution और needed to neutralize 18 ml of 1.1 molar HCl। इनके अमाउंट दे रहे हैं, तो वही पुरानी कहानी फिर से रिपीट करते हैं। इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। अब बताओ कि NaHCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर HCl के हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर इनका हमें क्या रखना है, मोलरिटी। हम फॉर्मूला रखेंगे m/v/x/1000 बराबर, इनका भी मोलरिटी बोले m/v/x/1000, ये इनका, और आपको बताया 1000 तो कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं 0.125, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, x की वैल्यू बताओ, इनके लिए क्या हो जाएगा, 1 आ जाता है, Na+CO3, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मोलरिटी कितना दिया गया है, कहाँ पर है, 0.10 इंटू 0.100 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर 18 है इंटू x की वैल्यू HCl के लिए 1 है, ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको सॉल्व करें, तो अगर इसको मैं यहाँ पर इसका 0 इसके 0 से हटा देता हूँ, यहाँ पर 3 अंक के बाद 100 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। v बराबर हम यहाँ पर कह सकते हैं 100 × 18/125, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर सॉल्व करना 14.4 ml आ जाता है, ठीक है। सॉल्व करके देखना इसको। चलो 127 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर असर्शन में आपको कहा गया कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने पर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बदलता नहीं है, ये बात सही कह रहा है। रीजन, द मोलैलिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी सही कह रहा है। और आपको बताया है कि क्योंकि इस यूनिट में हमने देखा मोल अपान मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म्स नहीं है, और वॉल्यूम का टर्म्स नहीं है तो बताओगे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और वॉल्यूम का टर्म्स ना होने का मतलब वो ये बता रहे हैं कि अगर वॉल्यूम का टर्म्स नहीं है तो टेम्परेचर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बताओगे पहले ऑप्शन को लगा सकते हैं, बहुत असर्शन रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 128, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 128 में हमें क्या बता रहा है, कह रहे हैं सैंपल ऑफ द अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 3.18 मोल ऑफ द हाइड्रोजन, द नंबर, आपसे वहां पर पूछा गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल। तो सैंपल में ऑक्सीजन एटम का मोल क्या होगा, चलिए ये है, और यहाँ पर आपको याद रखना, आपको ये मोल हाइड्रोजन का दिया गया। पहले आपको बताया अगर एक बड़े से कंपाउंड का मोल दे करके किसी पर्टिकुलर एटम का मोल पूछा जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोल ऑफ एटम बराबर मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, जिसका मोल निकाल रहे हैं उसका। हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, हाइड्रोजन के लिए इस कंपाउंड्स में देखा, हाइड्रोजन का मोल इतना बताया 3.18, ये है। कंपाउंड्स का मोल अगर देखा जाए हमें नहीं पता, इनटू हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 4 3 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो मोल ऑफ कंपाउंड अगर निकालेंगे 3.18 अपान आ जाए कितना 12, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन का किसके आगे, यहाँ पर कंपाउंड से, इसी का मतलब कंपाउंड, कंपाउंड के मोल आगे इतने,
और अगर हम यहाँ पर कंपाउंड्स का मोल हमारा इतना आ जाता है तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर किसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर इसका हम लोग देखते हैं 3.18 डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, ये लगभग आपका यहाँ पर अगर रखो यहीं पर सॉल्व करना हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 265 आ जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं मोल ऑफ ओ एटम। अब कंपाउंड के मोल कितना आ गया 0.265 मोल ऑफ कंपाउंड। अब इसका ऑक्सीजन का देखना है इनटू ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बताओ, PO4 है ना, Na3PO4 यहाँ पर 4 आ जाता है। और जब आप इसको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाता है यहाँ पर 101.06। बस यही करना है हमको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपाउंड्स का मोल देकर के हाइड्रोजन को पूछ लेता कंपाउंड्स का, लेकिन इस बार पहले उसके अंदर का हाइड्रोजन का दिया तो हाइड्रोजन से हमने क्या किया उस कंपाउंड्स का निकाल लिया। अब जब कंपाउंड्स का आ गया तो अब फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे ऑक्सीजन का बराबर कंपाउंड इनटू ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी। तो अब यहाँ पर हमारा इतना आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, 129 में आपसे बोला जा रहा है when X molecule are removed from 200 milligram of the N2O, 2.89 10⁻³ मोल ऑफ NO2 are left, X will be। आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल बताया गया तो सबसे मैंने वहाँ पर मैंने आपको बताया मोल लेफ्ट बराबर मोल इनिशियल माइनस मोल रिमूव्ड। लेफ्ट का हिसाब पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले X मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम, नहीं अच्छा X पूछा गया कितना रिमूव्ड, इनका हिसाब पूछा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 200 मिलीग्राम N2O, 200 मिलीग्राम N2O अगर हमें दिया गया है तो यहाँ पर हम इनिशियल मोल निकालेंगे, कहेंगे 200 गुणे 10⁻³ अपान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आ जाता है। ठीक है, इतना इनिशियल मोल था। और अगर लेफ्ट की बात करते हैं यहाँ पर इतना मोल आपका बचा रह जाता, कितना आपको बताया गया वहाँ पर इतना मोल आपका बचा रह जाता। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें 200 डिवाइडेड बाई 44 कर देते हैं, ये लगभग आपका आ जाएगा 4.54 इतना 10⁻³ ये इतने मोल आपके इनिशियल में थे। और लेफ्ट आपको अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्टली दे दिया है जितना यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है। हाँ, लेफ्ट बताया गया 2.89 इंटू 10⁻³ अब सवाल आता है यहाँ पर, ये तो हो गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, हम अब निकालेंगे यहाँ पर रिमूव्ड। जब रिमूव्ड निकालेंगे इसको इधर भेजते हैं इसको इधर भेजते हैं, कितना रिमूव हुआ हम कहेंगे Ni माइनस अब NL लगा देते हैं ना, कितना हटा इसको इधर भेजते इसको इधर। तो अब बताओ कि इनिशियल में तो 4.5 था इंटू 10⁻³ तो इसमें से हम घटा देंगे 2.89 इंटू 10⁻³ तो यह आ जाता है। अगर हम इसको घटाएं यहाँ पर 4.54 माइनस यहाँ पर 2.89 तो बताओ कि 14 में से 5 जाएगा तो 9 जाएगा, 9 5 14, यहाँ पर आपका जगह 14, 8 6 14, ये इतना आ जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1। तो अब बताओ कि यहाँ पर रिमूव्ड जो मोल आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁻³ इतने मोल रिमूव हुए। लेकिन आपसे मोल नहीं पूछा जा रहा, कह रहे मोल नहीं, हमें क्या बताना है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। तो अब बताओ कि अब मोल से मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है कितना मॉलिक्यूल्स वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला पता है N/N। तो हम कहेंगे ठीक है N हमसे पूछा जा रहा है तो मोल्स आपका है 1.66 इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 10⁻³ के आसपास इंटू यहाँ पर 6 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/Na की वैल्यू होती है 1.66 1/6 का, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो करके आपका आ जाएगा यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 0.1 होता है, एक 0 भी इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना वहाँ पर 10⁻2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर कैंसिल हो करके 2 आ जाएगा, फिर सॉल्व करना वहाँ पर इतना आ जाता है, आपका 21 आ जाएगा। एक 130 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 130 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, S8 O2 से रिएक्शन करके 8 SO2 बना रहा है और उसके बाद कह रहा है कि SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 बना रहा है। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। अगर 1 मोल एसिड लेके चलेंगे तो कितने SO3 प्रोड्यूस होंगे, आप खुद सोचो कितना प्रोड्यूस होगा। अगर ये 1 मोल है क्योंकि एसिड, तो इससे 1 मोल एसिड से कितना आप बताओगे, ऐसे लिख सकते हैं S8 से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 8 मोल SO2 बन रहा है।
और आपको बताइए यहाँ पर अगले रिएक्शन 2 SO2 से 2 SO3, अगर 8 SO2 रिएक्शंस करेगा ऑक्सीजन से तो 8 SO3 बनेगा। तो इसका मतलब अगर एक S8 से अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइज कराते जाए तो हमारा टोटल SO3 कितना बन जाएगा 8 मोल। ठीक है, और हमसे पूछा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल। इसके 1 मोल से अगर हम देखें भाई इसके 8 मोल बनेंगे, 8 मोल, और मास निकाला जाएगा तो आपको पता है 8 इंटू, अगर इसका देखें 32 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा, ये 8 2 10 4 3 7 1 8 है ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 28 64 640 आ जाता है, इतना ग्राम आ जाएगा। अब बताएंगे सी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ द CO2 ऑब्टेन्ड एट STP द कंप्लीट डिकम्पोजिशंस 9.85 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो कितना आएगा, मैं आपको पहले एक बात यहाँ पर बता दूं, Na2CO3 जो फर्स्ट ए ग्रुप का कार्बोनेट हो जाता है, क्या हो जाता है फर्स्ट ए ग्रुप का कार्बोनेट है। अगर आप इसको हीट करते हैं डिसोसिएट होता ही नहीं, अगर वो डिसोसिएट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे वहाँ पर 0 लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 32 नंबर का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, The crystalline salt of Na2SO4.H2 on heating loses 55.9% of its mass and become anhydrous. The formula of crystalline salt. देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर परसेंटेज आपको पता है, जब अगर इसको हम हीट करते हैं Na2SO4.XH2O को अगर हम हीट करते हैं, अगर ये हीट होगा तो याद रखना जो वाटर होगा वही वहाँ से रिमूव होगा, Na2SO4 तो बनेगा प्लस यहाँ पर X वाटर निकल जाएगा। और हमसे कह रहा है कि जब इसको हीट करते हैं तो 55.9% मास इसका कम हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हम यहाँ पर परसेंटेज जब निकालेंगे, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर कितना वाटर होगा, क्योंकि वाटर का ही आपको नंबर यहाँ पर बताना। तो इसके लिए 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला आप यहाँ पर ये कहेंगे हम जितना परसेंटेज बताया, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको क्या पता है, कितना हटा है अपन कितना था इंटू 100। तो परसेंटेज जितना आना चाहिए आप बताओगे, यहाँ पर 55.9 है, अब तो ये वाटर कितना हटा है x, वाटर का मास आपको रखना पड़ेगा x इंटू 18 अपॉन टोटल का मास। टोटल का मास मतलब इनका मास, जिसमें आप बताओगे 142 इसका हो जाता है प्लस x इंटू 18 इसका इंटू 100। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x को निकालना है और जो x के नंबर आएंगे वही आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम सभी कंपाउंड्स के लिए देख लेंगे कि कहाँ पर वाटर का जो मास परसेंटेज है टोटल का 55.9% है, और मास परसेंटेज का फॉर्मूला ऑफ वाटर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर परसेंटेज पूछा जाता है मास परसेंटेज, ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था, ठीक है, मास ऑफ जो भी वहाँ पर हिस्सा है, जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स है उसका, उसके बाद यहाँ पर कहेंगे मास ऑफ टोटल कंपाउंड, ठीक है, टोटल कंपाउंड का मास आपको वहाँ पर रखना है इनटू क्या कर देना 100। अब ऐसे करके आपको देखना है, अगर मैं आपको कह दूं कि वाटर ही हट रहा है तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर, अगर वैसे तो आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर इस वाले से करते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन लंबा करना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट, मैं डी वाले के लिए आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर मास परसेंटेज हमें किसका बताना है, मास परसेंटेज वाटर का, तो आपको सबके लिए चेक करना पड़ेगा और इस मेथड से करते हैं। तो वाटर का मास चौथे वाले ऑप्शन में तो कितना हो जाएगा, आप बताओगे 1 का 18 इंटू 10 अपॉन टोटल मास अगर हम करेंगे तो इसका 142 हो जाता है, और प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 180 गुणे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 180 बटे, और यहाँ पर ये कितना लिख दिया 142 है, ठीक है, 142 प्लस 180 आप आ जाएगा 2 8 4 12 2 और 1 3 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका यहाँ पर 55.9 के आसपास ही आता है। तो हम इसमें डी वाले को ही टिक कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब डायरेक्टली ये वाला भी कर सकते हैं, वाटर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, जहाँ पर 55.9 आएगा उसी को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आपको बताया गया इफ एवोगैड्रो नंबर, ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया, सभी सेक्शन में था ये वाला, Na इज चेंज फ्रॉम 10 की पावर 23 इतने से 10 की पावर 22, तो इससे क्या चेंज होगा। मैंने कहा रेशियो वाली कोई चीज़ नहीं बदलती है, मास के डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कार्बन, कार्बन के 1 मोल का मास घट जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है पार्टिकल का नंबर कम, तो कम पार्टिकल का मतलब कम मास आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 134।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट आपको बताया गया यहाँ पर इन एक्वा सोल्यूशन 33% NaOH। देखो यहाँ पर बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन आपको बताया गया कैसा है, एक्वा सोल्यूशन। NaOH 30% है। अगर मान लेते हैं वहाँ पर टोटल मास मतलब 30 ग्राम आपका NaOH है, ठीक है, 100 में से 30 ग्राम NaOH है, बचा हुआ 70 ग्राम क्या हो जाएगा आपका 70 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा H2O। और हमसे पूछा गया यहाँ पर मोल परसेंटेज, हम सबका मोल निकालेंगे। जब इसका मोल निकालते हैं आप 30 बाई कितना कर देते हैं, यहाँ पर 40 कर देते हैं। और जब इनका मोल निकालेंगे वाटर का, आप बताओगे 70 बाई क्या कर देते हैं, यहाँ पर 18 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का मोल तो पता चल जाएगा, फिर इनके मोल को क्या करना है यहाँ पर, अगर हमसे यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। ये रख करके हम वहाँ पर इनकी वैल्यू यहाँ पर मोल आएगा, उसको रख करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो आंसर आ जाता है यहाँ पर इसको तो 1.6 आ जाएगा। इसको आप वहाँ पर करना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया 35 में 135, इफ द वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज x ग्राम कंटेनिंग y ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो मेटल का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, तो याद रखना है यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके तब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कितने ऑक्सीजन के टाइम में कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पर हम एक बात ऐसा कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट मतलब मेटल का मास अपॉन उसका एटॉमिक मास। अब मेटल का मास क्या होगा आपको पता है, आपको मेटल ऑक्साइड का मास x ग्राम है और उसमें ऑक्सीजन का y ग्राम है। अगर मेटल ऑक्साइड का जो मास है वो x ग्राम है और उसमें ऑक्सीजन का जो मास आपको बताया गया है वो y ग्राम है, तो मेटल का क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए मास ऑफ मेटल तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑक्साइड वाले मास में से y को घटा देते हैं तो x माइनस वाई ये आ जाता है, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। तो अब मेटल का जो मास हो जाएगा x माइनस वाई अपान मेटल का इक्विवेलेंट वेट बराबर ऑक्सीजन का अगर मास देखेंगे तो इसमें बताया गया y है। और आपको ध्यान देना ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 32 अपान x की वैल्यू कर देखना। याद रखना ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ऑक्साइड में वो -2 हो जाता है। 0 से -2 जाने का मतलब 2 का चेंज, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, 4 आ जाएगा। तो आप बताओ कि इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाई 4 और आ जाएगा कितना 8। तो EM निकालना था तो कहेंगे 8 आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस वाई और y आकर के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया 1 AMU बराबर 1.6 10 की पावर -24 ग्राम। ये बात तो सही कह रहे अकॉर्डिंग टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12 इज इक्वल टू 1.99 10 की पावर -23 ग्राम। तो आपको बताया गया एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास होगा अगर उसको हम निकालते हैं तो मास ऑफ 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन, तो आपको बताया कि उसका एटॉमिक वेट 12 अपान 6 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पर देखेंगे लगभग 2 इंटू 10 की पावर 23 आ जाता है माइनस में, तो बताओगे उसी के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने राउंड फिगर करके 6 लिखा, अगर 6.02 लिखते हैं तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आता, तो ये भी सही है और ये भी सही। लेकिन सवाल आता है एक MU की जो डेफिनेशन होती है, आप कहते हैं कि कार्बन के एक एटम के मास का जो 1/12 भाग होगा उसको एक MU कहते हैं। इन्होंने केवल एक एटम का मास बताया, तो लाइनें दोनों सही लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा, तो हम बी वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं और इसमें आपको बताया गया है केमिकल रिएक्शंस है। NaOH H3PO4 से रिएक्शंस करके Na2HPO4 बना रहे हैं और यहाँ पर वाटर कह रहे इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का जो हो जाएगा यहाँ पर। याद रखना इसके पास तीनों एसिडिक H है, लेकिन यहाँ पर याद रखना अगर कोई केमिकल रिएक्शंस दे दिया है, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि H भले इसके पास 3 होते हैं एसिडिक, लेकिन रिएक्शंस के दौरान, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान जितने H रिप्लेस होंगे वही उसके X की वैल्यू होगी। H टोटल यहाँ पर कितने हट रहे हैं 2, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 थे, एक ही दिख रहा है, मतलब रिप्लेस्ड H, और रिप्लेस्ड H जितने होंगे वही उसके X की वैल्यू होगी। ये तब कहा जाएगा जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। अगर अकेले H3PO4 का पूछा जाता तब वहाँ पर आपके X की वैल्यू 3 होती, लेकिन इस रिएक्शन में है तो जितना H इसका रिप्लेस हुआ है, आपको पता है 3 था लेकिन अब दिख रहा है केवल 1, मतलब 2 हटा तो X की वैल्यू 2, तो ये लाइन सही बोल रहा है।
रीजन में आते हैं। इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर वही हो जाता है। आप बताओगे यहाँ पर सही है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे 137 का भी हम लोग फर्स्ट वाला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है ये, और यहाँ तक आपका जो सेक्शन सी का क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग इतना करते हैं। थैंक यू।